अनकही असद अली तूर के साथ। महारंग के खिलाफ केसेस कितने संजीदा हैं? कराची में कायदाबाद में 11 अक्टूबर 2024 को महारंग बलोच पे एक पर्चा कटता है, जिसपे मुद्दई ये नहीं बता रहा कि महारंग क्या क्राइम कर रही है। वो ये बता रहा है कि मैं इस वक्त हस्पताल चुरंगी लांडी पे खड़ा हुआ हूँ और महारंग बलोच एक किरदार है जो पूरे पाकिस्तान में और उसमें जितनी दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है ना, सबके नाम लिख दिए हैं कि इनकी पैरोकार है, नौजवानों को वर्गलाती है, फलाना करती है, धमाका करती है, ये करती है, वो करती है। यानी कि किसी इंसिडेंट के ऊपर नहीं, एक इंसान की राय के ऊपर एक एफआईआर काटी गई। या मुख्तलिफ इदारों के लोग भी इल्जाम लगाते हैं जो BYC है ये BLA की, ये इनका पॉलिटिकल फेस है। जस्टिफिकेशन क्या है कि महारंग साहिबा जो हैं वो BLA की हर कार्रवाई के ऊपर कंडेमनेशन जारी नहीं करती, ठीक है। जैसे कि ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि चूँकि वो बलोच रहनुमा हैं और चूँकि वो बलोच हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, इसलिए कोई भी काम, अगर कोई जुर्म कोई बंदा बलोच बैनर के अंडर करे तो इसलिए ज़रूरी है कि ये आगे बढ़ के और चढ़ के उसको पहले कंडेम करें। जब ये चीज़ मुसलमानों के साथ होती है ना वेस्ट में, तो हम तमाम तर लोग किसे कहते हैं इस्लामोफोबिया, कि अगर कोई मुसलमान न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में पकड़ा गया था बम के साथ, तो क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आगे बढ़ के मुसलमान उसको कंडेम करें, दिखाने के लिए कि देखो मैं नॉन वायलेंट हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, मैं जहादी नहीं हूँ, मैं बड़ा टॉलरेंट आदमी हूँ, मैं बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी हूँ। जब आप इस तरह से मेजर करते थे पेट्रियाटिज़म और सेंस ऑफ सिविलिटी मुसलमानों की, तो हम इसको इस्लामोफोबिया कहते थे। तो क्या ये बलोचोफोबिया नहीं है? BLA मेरे नज़र में एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जिसने बलोचों का जो काज है उसको भी डिस्क्रेडिट किया। अगर अलकायदा या दाइश या आईएसएस या जंदुल्ला या TTP जो काम करती है, जिसमें वो जो नाम इस्तेमाल करते हैं वो जिहाद का करते हैं, वो इस्लाम का करते हैं, वो अहादीस कोट करते हैं, वो कुरान कोट करते हैं, बेशक गलत तशरीह कोट करें, मगर वो इस्लाम के नाम पे ये काम करते हैं। और जब उनके काम करने के ऊपर तमाम मुसलमानों को अमेरिका में और वेस्ट में और हमें जो है शक की निगाह से देखा जाता है, तो हम कहते हैं कि अंग्रेज़ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, अंग्रेज़ जो है वो इस्लामोफोबिया का शिकार है, अंग्रेज़ जो है वो ज़ेनोफोबिया का शिकार है। तो फिर हम अपने अंदर मौजूद बलोचोफोबिया को क्यों नहीं रिकग्नाइज़ कर रहे? जब अपोजिशन में होते हैं तो मरियम नवाज़ जाके उनको गले लगाती हैं, जब पावर में आते हैं तो बलोच गैर हो जाता है, पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाता है। इस्लामाबाद में बैठी रहती हैं, कोई आता नहीं इधर। वो आप ऑल द वे कोयटा गई थी गले लगाने के लिए, वो उठ के आपके दारुल हुकूमत आए, आपने उल्टा ना सिर्फ उनको मिलने नहीं गए, उनको मुस्तकिल हरासमेंट का निशाना बनाया। PTM उसके भी जो एक रहनुमा है अली वज़ीर, कि जब अली वज़ीर बात करता है तो वो पूरे पंजाब को रगड़ देता है। वो जब अपने मुखालिफ को क्या कहते हैं मुखातिब करता है तो वो ओए पंजाबी कह के बात करता है, बजाय ऐसे कि वो किसी स्पेसिफिक बंदे की बात करे। तो जी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, जो स्याह फाहम है ना अमेरिका के अंदर, वो वाइट मैन कह के बात करता है। वो बैठ के आइडेंटिफाई नहीं करता कि आप जो मिलियंस ऑफ वाइट मैन है उसमें ये फलाना, ये स्लेव ओनर था, ये स्लेव ट्रेडर था, इसने ये जुल्म किया, ये जिम क्रो लॉज लेके आया, इन्होंने लिंच किया। वो सबको वाइट मैन कह के मुखातिब करता है और वाइट मैन बैठ के उससे ये ग्रीवेंस नहीं करते कि तुम हम सबको एक ही लाठी में क्यों हाँक रहे हो। कह रहा है कि जी अगर कोई रेसिज्म है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो एथनिसिटी होने की वजह से आप सब इंजॉय कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन और हम सब सफ़र कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन। इस दौर में आप कोई उम्मीद देखते हैं कि अब भी कोई पुरअमन जद्दोजहद के साथ आप अपने राइट्स के लिए बात कर सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी छोटी चीज़ है कि आज आइन में क्या तरमीम और कल क्या होगी। ये तो करंट अफेयर्स हैं, ये हरफ आखिर नहीं है। ये करंट अफेयर्स बदलते रहते हैं, ये हर जर्नल के साथ बदल जाते हैं। जब जर्नल बदलेगा तो करंट अफेयर्स ही बदल जाएंगे। इनके बारे में इतना नहीं परेशान होने की ज़रूरत। आपने जैसे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस पे आपने बहुत काम किया, आपने लिटिगेशन की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। इस्लाम वो जदीद मज़हब है जो ये नहीं कह रहा कि टिल डेथ डू अस पार्ट, जो ये नहीं कह रहा कि हम अग्नि को साक्षी मान के या हम गॉड को विटनेस बना के, वो ये कह रहा है कि भाई तुम लोग एक माशरे में रहते हो, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जो शराइत लिखनी लिख दो कि मियाँ कितनी कफालत करेगा महीने में, लिख दो कि तुम्हें मियाँ कितने पैसे देगा पर महीने में, मियाँ लिख दे कि बीवी से क्या रिक्वायरमेंट है। इट इज़ एक्चुअली अ निगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स इन ऑल इंटायर सेंस एब्सोल्युटली 100% अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट विच नीड्स इक्वल बार्गेनिंग पावर, कि दोनों पार्टीज बैठ के अपना बेस्ट इंटरेस्ट उसमें निगोशिएट करें। मुकन्नना है जहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आने हैं, वहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि वहाँ अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, रियासत की नुमाइंदगी ज़रूर है। जो जज हाई कोर्ट्स में बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको ये फैसला करना है कि क्या वो रियासत के नुमाइंदे हैं या रियासत के नौकर हैं। जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेता है, सबसे बड़ा गद्दार उसको बना देते हैं जिसका नाम है मुजीबुर रहमान। जी, शेख ठीक है, मुजीबुर शेख मुजीबुर रहमान।
और अभी हालिया जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिया उसको हमने मुल्क के लिए वबाले जान करार दे के, दहशतगर्द करार दे के, उसकी आज़ादी ज़िंदगी पे सवाल उठा के कोई ऐसा जुर्म नहीं छोड़ा जिसपे उसको सज़ा ना दी जाए। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही में, और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं ये बड़े एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट मेहमान हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ वकील हैं बल्कि ये समाजी और इंसानी हकूक़ के कारकुन भी हैं। हमारे साथ जिब्रान नासिर मौजूद हैं। जिब्रान साहब का बहुत शुक्रिया। और इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे वकला ज़्यादा अहम होते हैं जो साथ साथ एक्टिविस्ट भी होते हैं, क्योंकि उससे होता है कि ना सिर्फ वो कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा लड़ते हैं बल्कि वो पब्लिक को अवेयरनेस भी देते हैं इश्यूज़ के ऊपर कि ये क्या रूल ऑफ लॉ इन चीज़ों में मैटर करता है, कौन से सोशल इश्यूज़ में मैटर करता है। जिब्रान नासिर बहुत कंसिस्टेंट हैं। अंडर एज जो बच्चियों की शादियां होती हैं उस इशू के ऊपर दुआ ज़हरा का एक बहुत ही आपको मालूम है एक नोन केस था, वो भी जिब्रान ने किया। इसके अलावा जो वहाँ पर बलोच और दीगर लापता अफराद के या कराची में मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के उन केसेस में भी जिब्रान वकील होते हैं। अभी भी एक बहुत ही अहम मुकदमा चल रहा है, आपको मालूम है कराची में एक जो मासूम रीछ है रानो, जो जिस अंदाज में कराची ज़ू में रखी गई है उसको भी वहाँ से मुंतकिल करवाने का मुकदमा जिब्रान ही इस वक्त पिटिशनर है उसमें भी। तो इन सब पर जिब्रान से बात करेंगे और ये भी ज़रा समझेंगे कि डॉक्टर महरंग का मामले में क्या हो रहा है। वो तो रिमांड एक्सटेंड पे एक्सटेंड होता जा रहा है, जेल उनकी टर्म बढ़ती जा रही है, क्या सारा इस सब पे बात करेंगे। और ये भी जिब्रान से पूछेंगे कि अब एक्टिविज़म की क्या कीमत पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। जिब्रान बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, महरंग के केस से स्टार्ट लेते हैं, आप उसी के लिए इस्लामाबाद आए थे। सुप्रीम कोर्ट में इतने अरसे बाद भी केस लगा, केस लगते लगते 5-6 माह हो गए, तब तक तो वैसे ही एमपीओ की ऑर्डर ही एक्सपायर हो गया, अब वो एंटी टेररिज्म केसेस में जेल में हैं। ये क्या है सारा मामला? महरंग के खिलाफ केसेस कितने संजीदा हैं? सर, डायरेक्ट आने के से पहले केसेस के ऊपर, उनके हकाइक के ऊपर, उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर थोड़ा सा ये पस मंज़र रिपीट कर देते हैं जो नहीं वाकिफ़ हैं कि ये तो हमें पता है कि बलूचिस्तान के हालात कशीदा हैं और आज से नहीं कई दहाइयों से हैं, और हमें ये भी पता है कि वहाँ पे कसीर तादाद उन लोगों की है जिनकी रियासत से ग्रीवेंस है, जो रियासत को एक इस्तेमारी ताकत समझते हैं, कलोनियल पावर समझते हैं, एक ऑक्यूपाइंग फोर्स समझते हैं। और शायद उसकी वजह यह है कि वो फ़ील करते हैं कि जो फ़ैसले लिए जाते हैं बलूचिस्तान के वसाइल पे, बलूचिस्तान की ज़मीन पे और बलूचिस्तान पे जिनका वजूद है कायम बलोचों पे, और इवन जो पश्तून आबादी वहाँ पे मौजूद है, उनको उस फ़ैसला साजी के अंदर शामिल नहीं किया जाता। आप जब उनकी इलेक्शन की बात करते हैं तो जिसके 500 वोट भी नहीं होते वो चीफ़ मिनिस्टर बन जाता है, और जिसको लोग वोट देना चाहते हैं उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता। अख्तर मेंगल साहब और कई बलोच सियासतदान कहते हैं कि 2.5 अरब में बलूचिस्तान असम्बली पूरी बिकी है। जी। तो एक जो आपका मुकन्नना है जहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आने हैं, वहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि वहाँ अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, रियासत की नुमाइंदगी ज़रूर है। फिर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहीं से एग्जेक्टिव ब्रांच भी निकलती है, इन्हीं मुकन्ननामे से। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स उस तरह से नहीं है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग हुआ और फिर प्रेसिडेंट ने अपनी सारी कैबिनेट्स अमेरिका में होती है, सेक्रेटरी सेलेक्ट कर लिया, आपने इन्हीं लेजिस्लेचर में से वो लोग लेके जाने होते हैं, जो कि मैंने पहली कहा कि मुंतखब नहीं है। और फिर जो नीचे अगर ब्यूरोक्रेसी भी है, जो सिविल सर्वेंट हैं, जो करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अगर अपने फ़राइज़ अंजाम देना भी चाहें तो हमने ये देखा कि जो हमें एक बड़ी बिगड़ी हुई शक्ल अब बाकी पाकिस्तान में नज़र आ रही है, उसकी बहुत ज़्यादा एक संगीन शक्ल बलूचिस्तान में है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो हमारे दिफाई इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ जो हैं वो मजबूर हैं। तो एग्जेक्टिव का भी जो विंग है वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर हमारा एक जिसको फोर्थ पिलर कहते हैं, थर्ड पिलर पे आने से पहले फोर्थ पिलर जिसकी हम बात मीडिया की करते हैं, मीडिया के अंदर हमें ये पता है कि इंटरनेट की बंदिशें अलग हैं, और अगर कोई आपकी तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म परसू करना चाहे कि चले जी मेन स्ट्रीम पे अगर जगह नहीं मिल रही तो मैं यूट्यूब या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके जो मैं सच देख रहा हूँ और जो मैं सच सुन रहा हूँ मैं वो बयान करता हूँ, तो जो एक बहुत ही खौफनाक सिलसिला है लापता करने लोगों को, और ना सिर्फ लापता करना लोगों को, एक्सर जुडिशल किलिंग्स कर देना इनकाउंटर्स के अंदर, और ना सिर्फ वो कर देना बल्कि सालों बाद इज्तिमाई कब्रों का मंजर आम पे आना और पता करना, जैसे तूतक में मिली, जैसे तूतक के अंदर मिली। ये मीडिया का भी जो एक व्यू था कि चलो जी कोई नहीं, तो इस आवाम का जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो हमारे लिए खड़ा है, वहाँ हमारी नुमाइंदगी है, तो वहाँ पे भी नुमाइंदगी नहीं है। अब लह दे के बच गई एक अदलिया, जिस अदलिया से उम्मीद थी
कि यार इस फेडरेशन का, इस फेडरेटिंग यूनिट का कोई एक पिलर, कोई एक इंस्टीट्यूट तो है जो बलोच आवाम के साथ खड़ा होता है, जो उनकी दादरसी के लिए मौजूद है, जो ये याद दिलाता है कि यार हमारे तुम्हारे बीच में अभी भी कोई रिश्ता है। क्योंकि रिश्ते सिर्फ बॉर्डर से नहीं लिए जाते, बॉर्डर्स के अंदर तो आप ज़बरदस्ती भी लोगों को रख सकते हैं। रिश्ते जो हैं ये अफिनिटी जो होती है कि जी कौमी तराना सुन के आपकी आंखों में आंसू आ रहा है कि नहीं आ रहा, या 14 अगस्त बनाने का आपका दिल है कि नहीं है, ये कोई कानून आपको नहीं बताता, ये कोई स्कूल की असेंबली आपको नहीं बताती, ये दिल से होता है, अपने मुल्क से अंदर से मोहब्बत। फीलिंग आती है। और हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जितनी भी अलग अलग मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमियतें, इन सब का जो रियासत से रिलेशन है उसकी एक बड़ी डिफरेंट हिस्ट्री है। महाजिर का जो रिश्ता रियासत के साथ है उसकी एक मुख्तलिफ हिस्ट्री है, पंजाबी का रिश्ता जो रियासत के साथ है उसकी मुख्तलिफ हिस्ट्री है, सराइकी की एक मुख्तलिफ हिस्ट्री है, सिंधी कौम परस्त की और जो सिंधी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहा है, इन दोनों की भी आपस में मुख्तलिफ हिस्ट्री है। फाटा का जो पश्तून है उसकी एक अलग हिस्ट्री है, और जो मेन लैंड KP का पश्तून है उसकी एक अलग हिस्ट्री है। इसी तरह बलोचों के अंदर भी जो सरदारी निज़ाम में है उनकी अलग है, मकरान बेल्ट की अलग है। और सबसे ज़्यादा जब आप बात करेंगे कि जहाँ जिसके साथ सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ, जिसको पैदाइश से ही रियासत होगी माँ के जैसी हम कहते हैं, मगर जिसको पैदाइश से ही कभी गोद में माँ ने नहीं बिठाया, कभी माँ ने नहीं खिलाया, माँ ने उसको सौतेली की तरह ट्रीट किया, बल्कि सौतेले से भी बदतर ट्रीट किया और पैरों में रोंदा, उसको उस रियासत को देख के माँ का तस्वुर जहन में नहीं आता। हम जिनको रियासत ने गोद में खिलाया, गोद में पाला, जो अर्बन सेंटर्स हैं मुल्क के, वो फिर परेशान हो जाते हैं यार कि बलोच क्यों ऐसी सख्त बातें करता है, क्यों तल्ख कलामी करता है। हम ये कंफ्यूज कर देते हैं कि यार आप वो प्यारे बच्चे हो जिसको माँ गोद में खिलाती थी, और वो सौतेले से भी बदतर है जिसको हमेशा घर से बाहर ही निकाल के रखा गया, उसको ना रोटी दी गई, ना खाना दिया गया, ना शफकत दी गई, ना ममता दी गई। हमारे सर्कमस्टांसेस बलूचिस्तान के बहुत circumstances डिफरेंट है। बहुत मुख्तलिफ तो है। आपका जो जाविया है या जो आपका वर्ल्ड व्यू है वो मजमुआ होता है आपके तजुर्बात का, आपकी तालीम का, आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस का, जो उनके बहुत मुख्तलिफ हैं। अब जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जो कंप्लीट सरेंडर पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी इनजस्टिस है तो उसकी हमेशा हमें सबसे जो संगीन शक्ल देखने को मिलेगी वो बलूचिस्तान में मिलेगी। वैसे ही हम उसको इलाका गैर कह के B एरिया C एरिया कह देते हैं, वहाँ पे तो थाने नॉर्मल ऑपरेट नहीं कर पाते, जी। तो जुडिशरी कैसे करेगी। मोर तो इस 90% तो B एरिया जहाँ पे जी, पुलिस तो का अमलदारी नहीं है। अब इस पस मंज़र के अंदर जो जज हाई कोर्ट्स में बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको ये फैसला करना है कि क्या वो रियासत के नुमाइंदे हैं या रियासत के नौकर हैं। क्या वो एक ऐसे मनसब पे बैठे हैं जहां वो लोगों की ना सिर्फ दादरसी कर सकते हैं बल्कि उनका इस फेडरेटिंग यूनिट में एतमाद भी बहाल कर सकते हैं, या वो सिर्फ एक ऐसे मनसब पे बैठे हैं जहां 15-20 लाख की मरात वाली नौकरी घर पे आनी है, बच्चों का करियर सेट हो जाना है, हमारी रिटायरमेंट की हमें फ़िक्र नहीं है, जजेस कॉलोनी में बड़े बड़े घरों में रहना है, तमाम बड़े क्लब्स की मेंबरशिप मिल जानी है, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े लेक्चर होंगे और प्रोटोकॉल हमें मिलेगा। तो ये आपका अपना कद, ये आपका अपना ज़मीर, ये आपका अपना वजूद और ज़र्फ़ आपको बताता है कि आप इस मनसब को एज़ अ नौकरी देख रहे हैं या एज़ एन अपॉर्चुनिटी, एज़ एन ऑब्लिगेशन, एज़ अ ब्लेसिंग एंड एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रहा है गुजरते वक्त के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जजेस की कसीर तादाद जो है अब इसको सिर्फ एक नौकरी समझती है। तो वो तो कोई भी फिर कर सकता है, फिर आपको माय लॉर्ड कहने की क्या ज़रूरत है। हम एक DC के पास जाके, वो भी सरकारी नौकर है ना, उसको माय लॉर्ड क्यों नहीं कहते। हम किसी पटवारी के पास जाके उसको माय लॉर्ड क्यों नहीं कहते, टप्पेदार के पास जाके उसे क्यों माय लॉर्ड कहते हैं, इनको क्यों माय लॉर्ड कहा जाता है। इनका कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, DC क्यों नहीं अपने लिए कंटेम्प्ट होल्ड करता। आपको इतनी इज्जत या आपको इतना मर्तबा या आपको इतना जो हमने पलकों पे बिठाया वो इसलिए बिठाया क्योंकि हमें उम्मीद है कि जब आप इस कुर्सी पे बैठते हैं तो आप वो कर गुजरते हैं जो रियासत में और कोई करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आप काजी हैं, आप मुनसिफ हैं, आप बाइख्तियार हैं, आप बाइख्तियार भी हैं, और आपने तशरीह करनी है आइन की, और आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है आखिर में मेरे आइनी हकूक़ का, और आपके कलम को जो है वो नहीं ओवरराइड किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट बैठ के कोई नया कानून ना बना दे, जिसके अंदर फिर पार्लियामेंट अपने आप को एक्सपोज करेगी अगर वो इस हद तक जाती है। तो अब ये जो सिलसिले हैं, ये BYC के केसेस आज के नहीं है, BYC के पे केसेस 2023 से चल रहे हैं, शायद उससे पहले भी कुछ अफराद पे चल रहे हैं। महरंग तो आज नहीं, महरंग इस्लामाबाद की शाहराहों के ऊपर अपने मरहूम वालिद के लिए 11-12 साल की उम्र से, वो आपको आज भी वीडियोस नज़र आती हैं, जो वो रो रही थी और इंसाफ मांग रही थी, वो छोटी बच्ची थी, आज वो पूरी बलोच कौम के आंसू पोंछ रही है, जब उसके अपने उतने साल पहले कोई पोंछने वाला आंसू नहीं था, तो उसने अपने अंदर वो हिम्मत पैदा की। जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ था, जो कि एक दहशतगर्दी का वाक़या था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। मगर BLA ने जो क्लेम किया कि जी हमारे इतने मिलिटेंट्स हैं जो इस वाक़े में मारे गए,
तो जब लाशें लाई गई वहाँ सिविल अस्पताल या जो भी अस्पताल था कोयटा का, वहाँ पे वो तादाद उससे बहुत ज़्यादा थी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई कि इस वाक़े में कितने मिलिटेंट्स मारे गए हैं, दहशतगर्द मारे गए हैं। तो ये सवाल बनता था BYC की जानिब से, चूँकि मैंने आपको बताया कि एक तारीख़ रही है लापता अफराद की भी, इज्तिमाई कब्रों की भी, कि ये क्या वाकई तमाम वो सारी लाशें हैं जो इस वाक़े में मारी गई, या इनमें से कुछ ऐसे मिसिंग अफराद भी शामिल हैं जिनको भी नत्थी कर दिया गया है और इस वक्त शो किया जा रहा है कि जी भी इस वाक़े में मुलव्विस थे। तो BYC उन तमाम लवाहिकीन के साथ और तमाम घर वालों के साथ जो मिसिंग पर्सनस की फैमिली थी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा जी हमें मैयत तो दें दफनाने के लिए, आपने कर लिया अपना जो पोस्टमार्टम करना था, कर ली जो कार्रवाई करनी थी, हमें मैयतें दें ताकि हम मैयतों की शनाख्त करें और हम बता सकें कि अगर इनमें से कोई गायब था या अगवा था या कुछ था तो उसकी क्या हकीकत थी। वो लाशें देने से इनकार किया। अब एक जज्बाती माहौल में जब मैयतें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ कह रहे हैं कि जी अवाम मुजाहरा ना करे, अवाम प्रोटेस्ट ना करे। उनका मुजाहरा या प्रोटेस्ट करना एक कुदरती अमल था। आपके अपने घर के अंदर कोई लाश हो और गिराई जाए और आपको ये पता ही ना चले कि वो उसको दहशतगर्द रियासत कह रही तो क्यों कह रही है, और आपका अपना मानना हो कि ये किसी हमले में शामिल नहीं था कि तो 2-3 साल पहले इसको CTD उठा के ले गई थी या कुछ और हुआ था, तो आप भी मुजाहरा करेंगे। हमारे यहाँ अक्सर होता है, कोई ट्रक के नीचे कोई आ जाता है तो कराची के अंदर मेन हाईवे बंद कर देते हैं और कह देते हैं कि जी ये जब तक CM नहीं आएगा मैयत नहीं दफनाएंगे। ये वाक़या हमारे रोज़ देखते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्हीं प्रोटेस्ट के नतीजे के अंदर जो है वो FIRs काटी गई और उस प्रोटेस्ट में BYC के कोई अमला मुलव्विस नहीं था। प्राइवेट लोगों ने आके, चूँकि डेथ स्क्वाड्स भी बड़े एक्टिव हैं इसके अंदर बलूचिस्तान में, उसी तरह किसी ने आके उसमें फायरिंग खोली, उसका भी सारा मलबा BYC पर डाल दिया गया और एक अच्छी खासी FIRs जो हैं, सिर्फ मारंग के ऊपर नाम से 7 FIR काटी गई और BYC को टोटल अगर मिलाएं जाए तो 30-35 से ज़्यादा FIRs बनती हैं। FIR काटने के बाद आपको चाहिए है, पुलिस के पास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इंसदाद दहशतगर्दी की FIR कट गई है, आप गिरफ्तार कीजिए। आपने गिरफ्तार नहीं किया। आपने कहा नहीं, हमने इनकी लिबर्टी लेनी है और हमने इनको कोर्ट में पेश नहीं करना, क्योंकि कोर्ट में हाजिरी लगती है तो तब भी सियासी लीडर विक्ट्री का साइन मनाते हैं, मीडिया खड़ा होता है तो हम कहते हैं यार इनको तो प्रोफाइल बढ़ रही है इनकी। हमने इनको काल कोठरी में बंद करना है, जहां इन तक रसाई बंद हो जाए, जहां मीडिया इनको सुन ना सके, इनकी बात आगे ना आ सके, इनको म्यूट करना, इनकी आवाज़ बंद करनी है। म्यूट करना है। तो इसलिए हमने MPO का इस्तेमाल किया। DC कमिश्नर ने ऑर्डर निकाले कि जी मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी, सिबगतुल्ला शाहजी, बीबर्ग बलोच, जो कि 10 साल से व्हील चेयर पे है मगर अपने कंधों पे उठाया हुआ है पूरा जिम्मेदारी और बोझ बलोच कौम के जो हकूक़ हैं और जो मसाइल हैं उसका, अब्दुल गफ़ार साहब और इमरान, इनको जो है MPOs के तहत बंद करें। और इससे पहले तो इससे बड़ी कसीर तादाद बंद की गई थी, फिर उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था, बट ये लोग बंद रहे और ये सिलसिला MPOs का चलता रहा 90 दिन से ज़ायद। आइन भी कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट मारंग के केस में तो हम 90 दिन से भी तजावुज़ कर गए। और इन MPOs को जब एग्जॉस्ट कर दिया गया, जब 22 मार्च को गिरफ्तारी करने के बाद MPO में बंद करने के बाद 8 जुलाई को वो मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकते थे आइन के तहत इसके डिटेंशन को, तो फिर इन्होंने FIRों के अंदर जो कुछ वक्त की कटी हुई थी और जो 2024 की भी FIR कटी हुई थी उनको कुरेद के निकाल के उनके अंदर इनकी गिरफ्तारियाँ डालना शुरू की और बाद तरतीब डाली कि जब एक FIR के अंदर हम गिरफ्तारी डालें और 15 दिन का रिमांड ले लें तो 15 दिन के ख़त्म होने के ऊपर हम फिर दूसरी FIR ज़ाहिर करें और फिर मज़ीद 15 दिन का रिमांड लें। जबकि परवेज़ मुशर्रफ केस के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ये फ़ैसला दे चुका है और मज़ीद लाहौर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के भी केसेस ये फ़ैसला दे चुके हैं कि CRPC के तहत आपका जो रिमांड है वो एक ही रिमांड है, उसकी जो मुद्दत है वो एक ही बार है और अगर आप एक केस में अरेस्ट हैं तो आप तमाम जो आपके ख़िलाफ़ पेंडिंग FIRs हैं उसमें आप अरेस्ट तस्वर किए जाएंगे और उन केसेस की भी IO उसी वक्त आपको उसी कैद के अंदर आके उन्हीं 15 दिन के अंदर इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेट करें। ये नहीं होगा कि आप बातरतीब जो है वो रिमांड लेते रहेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और पहले 90 दिन इन्होंने MPO में गुजारे और उसके बाद तकरीबन 2 महीने का अरसा इन्होंने रिमांड में गुजारा और अब ये जेल कस्टडी फाइनली हुए हैं तो इनकी बेल के ऊपर समात नहीं हो रही है बलूचिस्तान में, और अगर कहीं समात हो भी गई है तो फैसला महफूज करके बैठी हुई है कोर्ट, वो फैसला ही नहीं दे रही कि बेल ग्रांट करनी है कि नहीं करनी। इस किस्म का इस पर प्रेशर है। हम जो सुप्रीम कोर्ट आए हैं प्राइमरीली वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उन फैसलों को चैलेंज करने के लिए आए हैं जिसमें बलूचिस्तान ने इनिशियली जब MPO के तहत पाबंद सलासल किया गया था BYC को तो उसकी लीगैलिटी पे रूल करने से इनकार कर दिया था। पहली पिटिशन जो फाइल हुई थी वो सिर्फ मारंग की बाजियाबी के लिए हुई थी जो कि उनकी बहन नादिया ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये ऑर्डर है DC का और ये गैर कानूनी ऑर्डर है। इसमें पहली बात है कि DC को तो ये इख्तियार ही नहीं है, ये तो इख्तियार जो है ये सूबाई काबीना का है और चीफ मिनिस्टर के मैंडेट से होगा एज़ पर रूल्स ऑफ बिजनेस एंड एज़ पर दी लैंग्वेज ऑफ दी MPO। ये सूबाई काबीना ने MPO निकालना था, DC कैसे निकाल सकता है।
और जब FIRs ऑलरेडी हैं तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, आप MPO में क्यों डाल रहे हैं? तो उस चीज़ के ऊपर हाई कोर्ट ने बजाय इसके कि वो लीगैलिटी डिसाइड करते, हाई कोर्ट गोइंग अगेंस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1968 से लेके अब तक भरा पड़ा है प्रेसिडेंट इसके ऊपर कि अगर किसी की इलीगल डिटेंशन है तो हाई कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, MPO कानून कहता है कि आपको रिव्यू का अख्तियार है, तो हम आपकी पिटिशन रिव्यू में कन्वर्ट करके इसको डाकिया बन के हुकूमत को असाल कर रहे हैं, आप अपनी ये रिव्यू हुकूमत के पास लेके जाएं, पहले हुकूमत फैसला करे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि मैं जज नहीं बनूंगा, मैं डाकिया बनूंगा। वही हुकूमत जिसने महारंग को और दीगर 7 लोगों को इस बदनीति से, एक कानून का बदनीति से इस्तेमाल करते हुए जेल में डाला हुआ है जी, उसी हुकूमत को हाई कोर्ट ये इख्तियार दे रही है कि आप ये कर लें, नजरसानी करना चाहेंगे अपने फैसले पर। अच्छा, अब इसके बाद पिटिशंस पर फाइल हुई बीबर्ग और गुलजादी और बेबो और इनके बिहाफ पे, और फिर सेकंड पिटिशन महारंग ने खुद अपनी ज़ाती हैसियत में फ़ाइल की। जब वो हुकूमत ने ये काम किया कि हुकूमत ने बजाय इसके कि वो रिव्यू करते, हुकूमत ने कहा कि रिव्यू छोड़िए, हम एक्सटेंड कर रहे हैं इन सब की डिटेंशन जो है। और फिर सूबाई काबीना ने पहली बार फैसला लिया 18 अप्रैल को। पहले तो सिर्फ DC के फैसले चल रहे थे कि हम इसको मज़ीद 30 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, उस पर बड़ी मज़ाक़-खेज़ बात ये हुई कि जब इन्होंने एक्सटेंशन किया तो जो आप वो पढ़ते हैं सूबाई काबीना का ऑर्डर, उसकी हेडिंग क्या है, कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट वेयर बाय वी हैव टू डिसाइड द रिव्यू ऑफ महारंग्स डिटेंशन। और कंक्लूजन उसका क्या है कि महारंग, बीबो, गुलजादी, बीबर्ग और सिबतुल्ला, हम इनकी एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब कि आप सिर्फ महारंग के लिए बैठे थे, आपने बाकियों का भी फैसला कर दिया और एक्सटेंड कर दिया बगैर रिव्यू किए हुए। और बीच में जो मतन है, उस मतन में कहीं आपने ग्राउंड्स डिस्कस नहीं किए। आपने ये जवाब निकाला कि जी लखपत पास के पास एक 20 दिन का धरना हुआ है और इस धरने की वजह से कानून की सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है, तो इनको अंदर रखो। जबकि लखपत पास के पास जो धरना था, जो मस्तूम के मुकाम पे हुआ, वो BNP का था, सरदार अख्तर मेंगल उसको लीड कर रहे थे। और उसमें आपने BNP के 74 आदमी बंद किए थे MPO में। और 18 अप्रैल को जब आप लखपत पास को बुनियाद बना के BYC का एक्सटेंड कर रहे थे डिटेंशन, उस वक्त आप उन 74 आदमियों को भी छोड़ चुके थे। यानी कि जो धरना देने वाले असल लोग थे वो आज़ाद हो गए थे, और ये कह के कि चूंकि इनके लिए धरना हो रहा था, इनको अंदर रखना ज़रूरी है। जब ये पिटिशंस दोबारा हाईकोर्ट के सामने आई तो उस वक्त चूँकि ये बाकी भी अफराद BYC के हाईकोर्ट के सामने इनकी दरखास्तें थीं, तो उस वक्त ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था महारंग से हटके कि चले सर, महारंग का तो ओरिजिनल MPO ऑर्डर हमारे पास है, इलीगल है इलीगल है वो बात की बहस है, और ये एक्सटेंशन काबीना की है। मगर टिल डेट, और आज भी जब हम सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तब की बात, आज मई तक महदूद नहीं है, आज तक महदूद चल रही है कि बीबो बलोच, गुलजादी, बीबर्ग, सिबतुल्ला, अब्दुल गफ्फार और इमरान, इनकी डिटेंशन के ओरिजिनल MPO ऑर्डर्स आज तक रिकॉर्ड पे नहीं आए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मंगवाए नहीं। जबकि ये भी 1968 से प्रेसिडेंट कायम है कि जब भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रूल करेंगे, द हाई कोर्ट शुड डिमांड के इंटायर रिकॉर्ड इज प्लेस बिफोर इट। और एक एक ग्राउंड जो हुकूमत ने कंसिडर किया है आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर करने से पहले, वो तमाम ग्राउंड्स के ऊपर आप जस्टिफाई करेंगे ये तमाम लीगल ग्राउंड से। मगर हाई कोर्ट ने रूल कर दिया कि जी हम इस ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कि इस ऑर्डर में जो कि हाई कोर्ट ने पढ़ना तक गवारा नहीं किया। ये फैसले किसने किए? चीफ जस्टिस उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सवाती साहब, उनकी बेंच ने ये फैसले किए। उनको हमने जस्टिस हाशिम काकड़ भी थे उस बेंच में? नहीं, इसमें आमिर राना साहब थे और ये एजाज सवाती साहब थे। और उसको फिर मई के अंदर जब ये पिटिशंस आई, हमने जून में इनको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और अब जाके अक्टूबर में इनकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, अल्लाह अल्लाह करके, तो भी गलत बेंच के सामने केस को फिक्स किया गया। और उसके अंदर भी आज जब हमने आईनी बेंच को बताया कि जी ये तो आपका डोमेन नहीं है, क्योंकि ना हमने इसमें कोई सब्सटैंशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीख की है, ना हमने किसी कानून की वायरीज, किसी कानून को कलअदम करार करने को कहा है। हमने तो एक DC का एक एग्जेक्टिव ऑर्डर चैलेंज किया है। ये तो रेगुलर बेंच का डोमेन है, ये आपके पास लगा ही नहीं है, जिसको फिर आईनी बेंच तस्लीम करने पे मजबूर थी, चूंकि लैंग्वेज अब बड़ी क्लियर है, 26 तरमीम अच्छी हो या बुरी हो, मगर उसमें भी कुछ लिखा ही है ना कि क्या डोमेन है आपका, क्या नहीं है। तो अब ये रेगुलर बेंच के पास केस भेजा, जिसमें पता नहीं और कितना वक्त ज़ाया होगा। मगर इसी असना में जो ये मैनिपुलेशन अब अदालतों पे चल रही है और किस सतह पे चल रही है, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कराची में कायदाबाद में 11 अक्टूबर 2024 को महारंग बलोच पे एक पर्चा कटता है, जिस पे मुद्दई ये नहीं बता रहा कि महारंग क्या क्राइम कर रही है, वो ये बता रहा है कि मैं इस वक्त हस्पताल चुरंगी लांडी पे खड़ा हुआ हूँ, और महारंग बलोच एक किरदार है जो पूरे पाकिस्तान में और उसमें जितनी दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है ना, सबके नाम लिख दिए हैं कि इनकी पैरोकार है।
नौजवानों को वर्गलाती है, फलाना करती है, धमाका करती है, ये करती है, वो करती है, यानी कि किसी इंसिडेंट के ऊपर नहीं, एक इंसान की राय के ऊपर एक एफआईआर काटी गई। मतलब कहाँ पे, कुरंगी में, कहाँ पे? ये कायदाबाद थाने में, कायदाबाद में उसको बैठे हुए वही नाजिल हुई जी कि जो महारंग है, हाँ, ठीक है, इसको ये भी प्रॉब्लम है, ये इस दहशतगर्द तंजीम को भी सपोर्ट करती है, इसको भी करती है, ये मेरा ख्याल है, 12-15 दहशतगर्द तंजीमों के इसमें ठीक है, नाम ये लिखा मेरा हुआ है। ख्याल है, हम्म, ये मेरी राय है, ठीक है, और मैं ये एफआईआर कर रहा है। और उस एफआईआर के जब कटती है तो उस वक्त महारंग बलोच 26 किलोमीटर दूर पीएस कायदाबाद से पीएस डिफेंस की हदूद में तौहीद कमर्शियल डिफेंस डीएचए फेज 5, जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं कायदाबाद का है और डीएचए का है, वहाँ एक वकील के चेंबर में बैठी हुई एक बड़े अपने काफिले के साथ बीवाईसी के साथ डिस्कस कर रही थी लीगल एड फॉर मिसिंग पर्सन्स के उसके कोई मौके निकल सकें, तो वो एक वकील के चेंबर में बैठी हुई थी जिसकी बाकायदा टाइम फ्रेम के साथ तस्वीर वगैरह सब मौजूद है और टेस्टिमनी उन वकीलों की, वो दोनों बैरिस्टर्स हैं जिनकी मौजूद है कि ये हमारे चेंबर में थी, सारा उसका सीसीटीवी एविडेंस भी सब कुछ है। हमने क्वाशमेंट की पिटिशन लगाई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने शुरू में तो स्टे दे दिया, तब तक 26वीं तरमीम आई नहीं थी, तो नॉर्मल जजेस सुन रहे थे, फ़ौरन हमें स्टे मिल गया कि जी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जब तक इस पिटिशन का फैसला हुआ 26वीं तरमीम आ चुकी थी। मार्च में ये फैसला होता है, क्यों? क्योंकि आईओ साहब खड़े होते हैं और आईओ साहब कह देते हैं कि सर मैंने तो इस केस का चालान फाइल कर दिया एटीसी में। जज साहब ज़बानी बयान पे हमारे कहने के बावजूद कि सर ज़रा इनसे बोले चालान की कॉपी तो प्रोवाइड करें और पढ़ तो लें कि वाकई में चालान आया कि नहीं आया, जो कि ये झूठ बोल रहा है, इसने कोई चालान जमा नहीं कराया। जज साहब ने कहा, जो कि हमारे इस वक्त सिंध की आईनी बेंच के चीफ हैं के आगा साहब, उन्होंने कहा जी मुझे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ट्रायल कोर्ट जाइए अपने रिलीफ के लिए, जबकि ये भी सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है। आईनी बेंच के सरबराह इसलिए के आगा साहब बने हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी को उनसे मोहब्बत ही इसलिए है, और उनको पीपल्स पार्टी से भी शायद लोग बहुत बताते हैं मोहब्बत है, तो ठीक है। आप इन्होंने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुकी है कि चालान का जमा हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि आप कॉशमेंट की लीगैलिटी डिसाइड ना करें, आप फिर भी मेरिट्स पे डिसाइड करें। ये भी हालिया दोबारा मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पॉइंट के ऊपर, और यही हुआ कि वो 18 मार्च को निपट गई पिटिशन और अगस्त 6 को चालान जमा हुआ था, 6 महीने बाद। इस हद तक झूठ बोला गया, झूठ पुलिस से बोला, लेकिन झूठ को भी बाय किया जस्टिस के आगा इस ने। झूठ के ऊपर जो आईनी बेंच के सरबराह इस झूठ के ऊपर हमने कंटेम्प्ट भी हाई कोर्ट में फाइल की हुई है, जिसकी समाअत आज तक नहीं हो पा रही कि हाई कोर्ट को ही एक्सपोज करेंगे ना हम ये बता के कि सर इन्होंने आपको ज़बानी बोला था और आपने भी ज़बानी मान लिया था, तो देखिए कैसे सबको बेवकूफ़ बनाया गया और आप भी इतने मासूम थे कि आपने चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी फेस वैल्यू पे। खैर उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये इन्होंने एक तो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स पे ऑर्डर पास किया और ये दलील नहीं है, मेरा क्वाशमेंट को मेरिट्स पे डिसाइड करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ाइल हो गई, मेरे ख्याल में मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू में फ़ाइल हो गई थी अपील। ये चलता रहा मैटर, 5-6 महीने हो गए। 12 सितंबर को जाके मुझे मैसेज आता है SMS सुप्रीम कोर्ट से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकला को आता है कि जी आपकी CPLA 930 के, जो कि ओरिजिनली मैंने कराची बेंच में फ़ाइल की थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस्लामाबाद ट्रांसफ़र की, ये 18 सितंबर को लिस्ट हो गई है रेगुलर बेंच के सामने। ठीक है। अगले ही सेकंड मैसेज आता है कि आपकी सिविल CPLA 930 के डी लिस्ट हो गई 18 सितंबर की लिस्ट से। मैंने कहा जी अच्छी बात है, चले कोई बात नहीं, आपने लिस्ट करके डी लिस्ट कर दी, मसला नहीं, लिस्ट हुई, मुकर्रर होती है, हाँ, और फिर खुद से ही डी लिस्ट हो जाती है, वो खत्म हो हम उसी वक्त गए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, हमने फाइनल कॉज लिस्ट आ गई थी 18 सितंबर की, हमने डाउनलोड की, उसमें 140 केसेस दर्ज थे। उन 140 केसेस में वाकई में मारंग का जो ये केस था दर्ज नहीं था। फिर हमें अचानक पता चलता है कि 18 सितंबर को इस केस की समाअत हुई है और चूंकि आप वकील साहब मौजूद नहीं थे तो नॉन प्रोसिक्यूशन में एक केस उड़ा दिया गया है। तो पता चला कि एक और, देखिए जब एक फाइनल कॉज लिस्ट बन जाती है तो उसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट की तो गुंजाइश है, मगर फाइनल के ऊपर सेकंड फाइनल कॉज लिस्ट नहीं आती। मगर उसी दिन के लिए एक सेकंड फाइनल कॉज लिस्ट बाद में तैयार की गई जिसमें केसेस की तादाद 140 से निकाल के 145 की गई और मारंग का नाम एंड टाइम पे एंटर किया गया। क्यों? मुझे बतौर वकील अंधेरे में रखने के लिए, मारंग और हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए। और ये फ्रॉड कहाँ से हो रहा है? रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बेंच किसका था? ये बेंच था हाशिम काकर साहब का, और इसमें इब्राहिम साहब थे, और तीसरे जज का मुझे नाम याद नहीं, रेगुलर बेंच था ये जिसके पास ये केस लगा। और अब इसके अंदर हमने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई है कि आप पहले लिस्ट का देते हैं मैसेज, फिर डी लिस्ट का देते हैं, और अगर दोबारा रीलिस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई मैसेज नहीं आता, और आप PDF अपलोड करते हैं फाइनल कॉज लिस्ट, उसमें एक केस नहीं होता, और फिर आप बाद में किसी टाइम के ऊपर, मतलब कि हमारा ये काम तो नहीं कि हम हर वक्त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे बैठ के रिफ्रेश करते रहें। ये तो आपका काम है मुझे SMS पे अप्राइज करना। और जब एक दो आपने SMS करके कह दिया कि डी लिस्ट हो गया, तो फिर अब
किस तरह और अगर देखें आप कर भी रहे हैं तो सप्लीमेंट्री का मैसेज आएगा मुझे जो कि नहीं आया। तो इस हद तक अगर आपने खिलवाड़ करना है और एक मजाक बनाना है रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मुबारक हो। फिर यही होगा जी कि हमसे ये ना तो ऐसा उम्मीद लग करें कि हम आपको माय लॉर्ड कहते नजर आएंगे। कल को फिर बड़े खुले अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में आपको गुफ्तगू होती नजर आएगी और फिर इन जजेस को पता चलेगा कि अब ये सिर्फ सरकार के नौकर ही रह गए हैं। नहीं, लेकिन ये तो जो आप पैटर्न बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे रजिस्ट्रार भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइंड है, ये जजेस भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइंड है कि हम इस केस के साथ खेलते रहेंगे, रिलीफ नहीं लेने देंगे इस इसको। केस के नहीं, इनके सारे केस के साथ, हाँ, मारंग और मार- बीवाईसी के सारे केस के साथ खेलते रहेंगे। मारंग और बीवाईसी के साथ हम खेलेंगे। आप 3 MPO के लिए जाते हैं, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट डाकिया बन जाता है, ठीक है। आप लोगों को उस हुकूमत के पास भेजता है जो आपको आप नमाजें बख्शवाने जाते हैं, वो रोज़ों के साथ आपको वापस भेज देते हैं कि वो एक्सटेंड कर देते हैं, बजाय पिछला रिव्यू करें वो नया एक्सटेंड करके भेजते हैं आपको। मुझे ये बताइए, ये एक बहुत बार बार यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और वो कुछ मखसूस सहाफ़ियों का टोला है जिनका बिल्कुल बयानिया वही है जो इस्टेब्लिशमेंट का है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं हम तो इस्टेब्लिशमेंट किट आउट नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि ये जो BYC है ना, या मुख्तलिफ इदारों के लोग भी इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जो BYC है ये BLA की, ये इनका पॉलिटिकल फेस है, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। आपको इसमें सब्सटेंस लगती है कोई? देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लेता है, सबसे बड़ा गद्दार उसको बना देते हैं जिसका नाम है मुजीबुर रहमान। जी, शेख ठीक है, मुजीबुर शेख मुजीबुर रहमान। और अभी हालिया जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिया उसको हमने मुल्क के लिए वबाले जान करार दे के, दहशतगर्द करार दे के, उसकी आज़ादी ज़िंदगी पे सवाल उठा के कोई ऐसा जुर्म नहीं छोड़ा जिस पर उसको सज़ा ना दी जाए। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, ठीक है। और ये मैं उन लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो कि मेन स्ट्रीम लीडर्स थे, जिनके लिए करोड़ों लोगों ने वोट किया, ठीक है। बलूचिस्तान को तो हमने वैसे ही डिक्लेयर कर दिया ना कि आपने उसको इलाका गैर रखा हुआ है आप। अच्छा, और जस्टिफिकेशन क्या है कि महारंग साहिबा जो हैं वो BLA की हर कार्रवाई के ऊपर कंडेमनेशन जारी नहीं करती, ठीक है। जैसे कि ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि चूँकि वो बलोच रहनुमा हैं और चूँकि वो बलोच हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, इसलिए कोई भी काम, अगर कोई जुर्म कोई बंदा बलोच बैनर के अंडर करे तो इसलिए ज़रूरी है कि ये आगे बढ़ के और चढ़ के उसको पहले कंडेम करें। जब ये चीज़ मुसलमानों के साथ होती है ना वेस्ट में, तो हम तमाम तर लोग किसे कहते हैं इस्लामोफोबिया, कि अगर कोई मुसलमान न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में पकड़ा गया था बम के साथ, तो क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले आगे बढ़ के मुसलमान उसको कंडेम करें, दिखाने के लिए कि देखो मैं नॉन वायलेंट हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, मैं जहादी नहीं हूँ, मैं बड़ा टॉलरेंट आदमी हूँ, मैं बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी हूँ। जब आप इस तरह से मेजर करते थे पेट्रियाटिज़म और सेंस ऑफ सिविलिटी मुसलमानों की, तो हम इसको इस्लामोफोबिया कहते थे। तो क्या ये बलोचोफोबिया नहीं है कि आप हर बलोच के सामने ये म्यार रखते हैं कि नहीं, पहले हमसे बात करने से पहले तुम फलाना 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 जुर्म का कंडेम करो, सख्त अल्फाज में कंडेम करो, उनके लिए मौत और चौराहों के ऊपर फांसी डिमांड करो, फिर हम समझेंगे कि तुम इस काबिल हो कि हम तुम्हें सिविल समझें, हम तुम्हें पेट्रियट समझें, हम तुम्हें इस काबिल समझें कि तुमसे डायलॉग हो सकता है। अदरवाइज हम तुम्हें उस बॉक्स में बंद करेंगे जो कि जिसके ऊपर हमने बलोच लिख दिया है। जिस बॉक्स में जो भी है उसको शक की निगाह से देखा जाएगा। तो फिर आपको सरफराज बुकटी बनना पड़े कि आप हद से आगे निछावर हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट जो बात करे उसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 4 करके बात करें आगे। आपको फिर इस तरह साबित करना पड़े अपनी, जो कि वही आपके लिए काबिल कबूल बलोच है ना, और कौन काबिल कबूल बलोच है आपके लिए? या वो, या जो रियासत के लिए डेथ स्क्वाड चलाता रहे वो आपके लिए काबिल बलोच है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दाइश का सरगना है कि नहीं है, बट एज लॉन्ग एज वो रियासत की गुड बुक्स में, तो वो गुड बलोच है, उसको इलेक्शन भी लड़ाओ और बाकियों को अंदर बंद शफीक करो। मेंगल की बात कर रहे हैं। जी, तो इसलिए ये मेरे ख्याल में हमारी ज़्यादती है, ये हमारी कमज़रफ़ी है, और उसका काम है अपनी हकूक़ की बात करना, अवाम के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है उसकी दादरसी करना। उसका ये काम नहीं है कि मुल्क में हर जो एक जुर्म हो रहा है उसको कंडेम करना। ये बात ना वो डिसोन करती है, ना कोई और डिनाई करता है कि BLA जो है वो एथनिक वायलेंस करती है, एथनिक टेररिज्म करती है। BLA जो है वहाँ पे जो पंजाबी या कोई और इंसानियत के लोग काम कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देख के, उनके ढूंढ के उन पे हमले करती है, और उसको हम टेररिज्म में ही शुमार करते हैं कि आपने हत्ते लोगों को टारगेट करके, और इस एलिगेशन में कि चूँकि ये पंजाब से आया तो ये कोई इंटेलिजेंस ऑपरेटिव होगा, आप ये काम कर रहे हैं। बट मैं खुद समझता हूँ कि जो पंजाब से लोग जाते हैं बलूचिस्तान में मजदूरी करने, अगर कोई तुर्बत में कोई नाई बन के वहाँ पर मजदूरी कर रहा है, कोई किसी कोयले की कान पे मजदूरी कर रहा है, कोई
फूड वेंडर है वहाँ पर, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पंजाबी, आप इससे ना लगाइए कि वो कितने गरीब घराने से होगा कि उसको पंजाब में ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, उसको बाहर ट्रैवल करना पड़ा। तो आप उसको मार के कौन सा, जो अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोई पॉलिसीज है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको तो फर्क ही नहीं देखिए पड़ता ना उससे, बीएलए और ये बल्कि जो उनको तो वो ये कत्लो गारत सूट करती है कि वो कहेंगे देखा ये बलोच कितने जालिम है, ये मार रहे हैं। तो बीएलए मेरे नज़र में एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जिसने बलोचों का जो काज है उसको भी डिस्क्रेडिट किया। देखिए अगेन ये भी बड़ी गलत बात है कहना कि बीएलए ने बलोचों का कॉज डिस्क्रेडिट किया। क्यों हम अलाउ करें बीएलए को बलोचों का कॉज डिस्क्रेडिट करने के लिए? इसका मतलब है कि जो बीएलए कह रही है और कर रही है वो हम तस्लीम कर रहे हैं कि वो इन द नेम ऑफ द बलोच कर रही है। नहीं, एक दहशतगर्द ग्रुप है, दूसरे और भी इनके बीआरपी और बाकी और सारे बीआरए वगैरह हैं, इनकी कईयों की लीडरशिप बाहर बैठी हुई है। ये बड़ा खुल के बताते हैं ओपनली के कहाँ से फंडिंग लेते हैं। इनमें से कईयों के लीडर हमें न्यू दिल्ली में भी पाए गए, वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करके आते हैं। वो इस बारे में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हम उनको एज अ ग्रुप आइडेंटिफाई करें ना। जस्ट बिकॉज किसी ने अपना नाम रख दिया है बीएलए, यानी कि बी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, बलोच का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, तो हम उसे क्यों नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव माने? जब हम ये कहते हैं कि चूंकि उसने बलोच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो वो इसलिए बलोच कॉज खराब हो रहा है, तो हम तस्लीम कर रहे हैं कि वो वाकई में बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है बलोच कॉज का। इस सेंस में कह रहा हूं कि इसको ट्विस्ट करके फिर मैं बीवाईसी से इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अलकायदा या दाइश या आईएसएस या जंदुल्ला या टीटीपी जो काम करती है, जिसमें वो जो नाम इस्तेमाल करते हैं, वो जिहाद का करते हैं, वो इस्लाम का करते हैं, वो अहादीस कोट करते हैं, वो कुरान कोट करते हैं, बेशक गलत तशरीह कोट करें, मगर वो इस्लाम के नाम पे ये काम करते हैं। और जब उनके काम करने के ऊपर तमाम मुसलमानों को अमेरिका में और वेस्ट में और हमें जो है शक की निगाह से देखा जाता है, तो हम कहते हैं कि अंग्रेज़ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, अंग्रेज़ जो है वो इस्लामोफोबिया का शिकार है, अंग्रेज़ जो है वो ज़ेनोफोबिया का शिकार है। तो फिर हम अपने अंदर मौजूद बलोचोफोबिया को क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रहे? हम क्यों उनको पीपल टू पीपल ट्रीट नहीं कर रहे? महारंग या बीवाईसी के साथ जो सलूक हो रहा है वो ये भी बता रहा है कि आपको बीएलए की तरह असला उठाने की ज़रूरत नहीं है। रियासत आप पे क्रैकडाउन करे इससे पहले आप अमन से भी बात करें। आप सिर्फ ये आपका हथियार हो, एक माइक आपका हथियार हो, और आप सिर्फ अपना कॉन्शियस बोलें, तब भी हम आपको काल कोठरी में डालेंगे, तब भी हम आप पे दहशतगर्दी के पर्चे डालेंगे। महारंग को दहशतगर्दों की सफ में किसने ले जाके खड़ा किया? महारंग ने खुद या रियासत ने? दहशतगर्दी के पर्चे रियासत ने काटे ना, बीबर पे काटे, गुजारी पे काटे। वो बीबर बलोच, उसको जिस तरह के संगीन इल्जामों के अंदर आपने डाला हुआ है, और कब कौन सी तकरीर के अंदर ये कहना कि हम इज्तिमाई कब्रों के वारिस हैं, ये कहना कि हम अपने शहीदों को नहीं भूलेंगे, ये कहना कि हम पे जो मज़ालिम हैं उनको कभी नहीं भूलेंगे, ये कहना कि बलोच की इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कोई सौदा नहीं होगा, ये कहना कि बलोच की खुद मुख्तारी पे कोई सौदा नहीं होगा, ये कहना कि बलोच ज़मीन के जो वसाइल हैं इन पे पहला हक मकामी आबादी का है, बलोचों का है, क्या ये दहशतगर्दी है? बिल्कुल नहीं। इसको तो हम जब यही तकरीर, यही अल्फाज आप बलोच निकाल दीजिए और आप मुस्लिम डाल दीजिए, तो आपकी पूरी तहरीक पाकिस्तान ये थी ना। हम अपनी इज़्ज़त नफ्स की बात कर रहे थे, हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि चूंकि ये नहीं ग्रांट हो रहा था अंग्रेज़ के अंडर, और नहीं कांग्रेस इसकी हामी थी, जो हमें नैरेटिव पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट वाज एक्चुअली व्हाट द हिस्ट्री वाज, बट चूंकि ये कांग्रेस नहीं मान रही थी, चूंकि आर्य समाज ये नहीं मान रहा था, चूंकि अंग्रेज़ ये नहीं मान रहा था, इसलिए आज़ाद पाकिस्तान रियासत का बनना हर तरीके से जस्टिफाइड था। तो हम खुद किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम खुद किस पौधे का और किस फसल के बीज डाल रहे हैं, और हम क्या बो रहे हैं? हमने चूंकि उनको सब ह्यूमन डिक्लेयर कर दिया है, और हमने कह दिया कि यार इन पे मिसाइल गिरा के, ड्रोन गिरा के, बंद करके काम हो जाएगा, तो इसलिए इनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये एक कंटिन्यूस टग ऑफ वॉर चलती रहेगी, चूँकि हम नहीं चाहते कि अगर रेकोडेक हो या सेंडेक हो या कोई और वहाँ पे गवादर पोर्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, इसके अंदर ओपन पब्लिक टेंडर्स हों, इसमें लोकल पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। जैसे हम जब इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स लेते हैं या कोई भी बड़ा ऐसा का टेंडर होता है, तो लोकल सतह पे भी बुला के डिस्कशंस होती हैं। सिंध के अंदर बाकी सारे सूबों के अंदर होती हैं, उनको भी बड़ा मैनिपुलेट किया जाता है, मगर वजूद तस्लीम किया जाता है अवाम का। हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, हम ये जंगले लगा देंगे, हम आप ही को बता देंगे आप किस इलाके में अपने एंटर हो सकते हैं, किस में नहीं हो सकते, ये आपका नोगे एरिया, यहाँ पे तस्वीर भी नहीं खींच सकते, यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तुम्हें डिस्प्लेस भी किया जाएगा, तुम्हारा जो नेचुरल एग्रीकल्चर लैंड है थोड़ा बहुत वो भी लिया जाएगा, तुम्हारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत वो भी तुमसे ले लिए जाएंगे, और इस तरह से हमें ट्रीट किया जाएगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या हर इंसान बलूचिस्तान का नेल्सन मंडेला है? और नेल्सन मंडेला भी अपनी जवानी में वायलेंट था, वो तो बहुत ज़ईफ़ी के अंदर आके उसने कहा कि चलो ट्रुथ एंड कंसीलिएशन का रास्ता अपनाते हैं। तो आप कौन सा ज़र्फ़, कौन सा स्पेशल एग्जाम्पल, कौन सी फरिश्ता सिफ्त इनके अंदर तबीयत ढूंढना चाह रहे हैं कि जिस मैार के ऊपर, जिस लाठी से आप इनको हाँक रहे हैं और जिस मैार के ऊपर आप इनको नापना चाह रहे हैं? तो ये बर्बरियत है, ये जबर है,
और माजरत के साथ मेरे तमाम पश्तून भाई, मेरे तमाम महाजिर भाई, मेरे तमाम सराइकी भाई, मेरे तमाम कश्मीरी भाई, मेरे तमाम पंजाबी भाई, मेरे तमाम और जितनी लसानियत पाकिस्तान में कौमियतें हैं, ज़बान बोलने वाले हैं, जो उनमें से ये नहीं कि तमाम, बट इनमें से वो लोग जो नहीं जानते और गैर की तरह बलोच को ट्रीट करते हैं और बलोच पर तबसरा करते हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रा इस चीज़ को समझिए। अब जब आपके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है तो क्या आप रियासत से शिकवा शिकायत नहीं करते? क्या आप जर्नलों के ऊपर बैठ के सख्त ट्वीटें नहीं करते? तो आप पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपको लगता है जो आप पे गुजरी है वही सब जुल्म की रात थी। यहाँ 3-3, 4-4 नस्लें हैं जिनके लोग लापता हैं। आपको तो ये 2 साल के बाद, 2 साल के जबर में एहसास हुआ कि जबर क्या होता है। वहाँ ये 3 नस्लों से ये चल रहा है कि उनके लोग लापता किए हुए, उनको ऑपरेशन के अंदर मारा जा रहा है। और ये जुल्म, हम जब रियासत या इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ फौज के मत्थे इसको नहीं मारा जाए। इस जबर के अंदर पाकिस्तान की जमहूरियत के और आइन के सबसे बड़े दाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी बहुत रोल है, जिसने ये इल्ज़ाम लगा कि जी इराक से असला आ रहा है और आज़ाद बलूचिस्तान बनाना चाह रहे हैं, वहाँ की मुंतखब हुकूमतों को गिराया और वहाँ के ऊपर फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च किए और इस जबर की बुनियाद रखी और इस तफरके की, इस तफरीक की बुनियाद रखी कि जो पहले शुरू में 1948 के अंदर फ़ौजी कार्रवाई हुई थी, उसी सिलसिले को हम आगे लेके चलें। तो आई बिलीव नोबडी हैज़ डन जस्टिस। इवन बलूचिस्तान की हालत ये कि इमरान खान साहब, जिनको आज लोग कहते हैं कि जी वो आ जाएंगे तो असली जमहूरियत बहाल हो जाएगी, तमाम हकूक़ आम हो जाएंगे, बेशक वो बलोच नहीं थे मगर थे वो बलूचिस्तान के। जब हज़ारा अपने हमले के बाद वहाँ पे मातम कर रहे थे, रो रहे थे, तकलीफ़ में थे, अफसोस में थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि वज़ीर आज़म आए, तो वज़ीर आज़म ने कहा था मैं फारिग नहीं बैठा कि हर एक के उठने के ऊपर मैं चला जाऊँगा। जैसे पहले रईस आनी साहब ने कहा था कि मैं इनको टिशू के डब्बे भिजवा दूंगा। तो वो कौन है? जब अपोजिशन में होते हैं तो मरियम नवाज जाके उनको गले लगाती हैं, जब पावर में आते हैं तो बलोच गैर हो जाता है, पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाता है। इस्लामाबाद में बैठी रहती हैं, कोई आता नहीं इधर। वो आप ऑल द वे कोयटा गई थी गले लगाने के लिए, वो उठ के आपके दारुल हुकूमत आए। आपने उल्टा ना सिर्फ उनको मिलने नहीं गए, उनको मुस्तकिल हरासमेंट का निशाना बनाया। ठीक है, और ये देखिए कि ये जो हम कहते हैं ना कि इंडिया की साजिश है, ये अफ़गानिस्तान की एजेंट है, इसको यहाँ से फंडिंग मिली है, इसको वहाँ से फंडिंग मिली है। जब मारंग बलोच पहली बार इस्लामाबाद, हालिया तारीख में, पहली बार तो नहीं, जब ये पिछले साल आई थी, तो वाटर कैनन रॉ ने आके चलाई थी इन पे। इनको जेलों के अंदर ज़बरदस्ती छोटी बच्चों को, बुजुर्ग औरतों को पकड़ पकड़ के एनडीएस ने बंद किया था। वो मुसाद वाले थे जो इनके चादरें खींच रहे थे, जबरदस्ती बसों में डाल के बलूचिस्तान वापस भेजने की नहीं, कोशिश वो मुसाद वाले थे, वो मुसाद की बसेस थी, वो वाटर कैनन रॉ ने चलाई थी। वो जिस थाने में इनको बंद किया हुआ था वो एनडीएस का थाना था। आप खुद जबर करके, आप खुद जुल्म करके किसी को सिंबल बनाते हैं। ये उसकी हिम्मत है कि वो सर नहीं झुकाता तो उसको आवाम की पज़िराई मिल जाती है, उसको अपनी आवाम की सपोर्ट मिल जाती है, उसको अपनी आवाम की इज्जत मिल जाती है। तो अगर किसी को आपको लगता है ना ये हमारा सरदर्द बन गया, तो ये सरदर्द भी आप ही ने बनाया था। अच्छा, पहली बार आए थे, आप इज्जत से ट्रीट करते, आप उनको बुलाते, कोई पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेके जाते, आप उनको ऑब्जर्वर बेंच में बिठाते, गैलरी में बिठाते असेंबली की, और आप तकरीर कराते ओपन मिसिंग पर्सन इशू के ऊपर और केस के ऊपर, उनको कोई हौसला देते, उनको मुतमईन करके भेजते। आपने कहा नहीं, हम तुम्हें इबरत का निशाना बना के तुम्हें इबरत की मिसाल बनाएंगे। उन्होंने अपने हौसले से बताया कि हम मज़ाहमत की मिसाल बन के दिखाएंगे उसके जवाब में। तो ये आप ही ने किया है, किसी फॉरेन एजेंसी ने आके नहीं किया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि जब कोई बलूचिस्तान से उठ के इस्लामाबाद आता है आपके आगे अपने ग्रीवियंसेस लेकर, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप कहते हैं कि हो सकता है बलूचिस्तान तक हमारी रसाई नहीं थी, लेकिन आप चल के आगे हैं, हम यहाँ पर हल करेंगे, तो लोगों का वफाक से शायद रिश्ता बेहतर हो जाए कि यार हम इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद में उन्होंने हमें सुन लिया, शायद यहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं जा रही। लेकिन अब इस्लामाबाद से उनको खाली हाथ भेजते हैं तो फिर वो बलूचिस्तान में ये पैगाम लेकर जाता है कि बलोच की इस मुल्क के लिए कोई जगह नहीं है, कि हमें इस्लामाबाद में भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम कोई ये कंसिडर ही नहीं करते शायद। आप और मैं जब इनके साथ प्राइवेट गैदरिंग्स में बैठ के किसी भी बलोच दोस्त के साथ कहते हैं यार कि नहीं इस मुल्क में तुम्हारी जगह है, तो वो फिर हमें यही एग्जाम्पल्स दे के शर्मिंदा करता है और बोलता है कि तुम ज़मीन हक़ाइक़ में बात नहीं कर रहे, तुम अपने तसव्वुर के पाकिस्तान में बात कर रहे हो कि जिसमें शायद हम बराबर के शहरी हैं, मगर जो ज़मीनी हक़ाइक़ पे मबनी पाकिस्तान है उसमें हम कहीं भी नहीं हैं। आई एग्री विद यू, बिल्कुल इसी किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो तंजीम है PTM, उसके भी जो एक रहनुमा हैं अली वज़ीर, वो भी गुज़िश्ता कई लाइक अब 2 साल होने वाले हैं, ज़्यादा अरसा हो गया जी, वो कभी एक शहर तो कभी
बलूचिस्तान, तो कभी पंजाब के, कभी साउथ पंजाब, तो कभी कराची, तो कभी फिर अंदरूने सिंध। ये किस किस्म का पाकिस्तान है? कैसे देखते हैं आप? अब क्या पाकिस्तान में क्या एक्टिविज्म की प्राइस बढ़ गई है कि आप अब नहीं अफोर्ड कर सकते? रियासत ने इतना उसको बढ़ा दिया प्राइस। प्राइस मतलब पैसे वाली प्राइस नहीं, लेकिन आप जो एक फिजिकल कीमत अदा करते हैं वो इतनी बढ़ गई है अब। देखिए, अली वज़ीर जो हैं वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपने ख़ानदान के अंदर, मतलब कि आपकी उंगलियां हाथ में ख़त्म हो जाएंगी लाशें गिनते गिनते, जिसने जनाजे उसने उठाए हैं। जो ब्रंट है उस फौजी ऑपरेशन का जिससे हम पंजाब और कराची में अमन ला रहे थे, वो ब्रंट उसके ख़ानदान ने फेस किया है। वो ड्रोन उनके इलाके में उड़े हैं, वो डिस्प्लेसमेंट्स उनके इलाके में हुई हैं, वो कब्ज़े बाद में उनके इलाके में हुए हैं। ये गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच की बिल्ली जो है इनके ख़ानदान वाले बने कि यहाँ से वहाँ जो है इनको बॉल की तरह टॉस या पास किया जा रहा है। उसका गुस्सा और उसके अल्फाज में तलखी और उसके लहजे में तलखी, यही तकलीफ़ है ना कि वो जर्नैलों से जो है ऐसे बात करता है कि जैसे कोई गली का बच्चा हो, बिकॉज ही डजंट गिव अ डैम। और वो सही है उसका ये कहना कि भाई आपने हमें क्या दिया, कौन सा इंसाफ दिया जो आके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको आप जनाब रिस्पेक्टेड करके बात करूंगा। तो वो जब बात करता है तो उसकी बात के अंदर जो उसकी अपने एक दर्द है वो छलकता है, बजाय इसके कि आप उसको आइडेंटिफाई करें। आपने कहा नहीं, हम भी इसको इबरत का निशाना बनाएंगे, हम इसको कैद के अंदर रखेंगे ताकि ये बिहेव करना सीखे। तो बजाय इसके कि आप अली वज़ीर की वो तलखी अंडरस्टैंड करें कि वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है, आप उसके लफ्ज़ पकड़ते हैं कि जी ये फ़लानी बात करता है या फ़लानी बात करता है, और फिर पॉलिटिकल करेक्टनेस पकड़ते हैं कि जब अली वज़ीर बात करता है तो वो पूरे पंजाब को रगड़ देता है। वो जब अपने मुखालिफ को क्या कहते हैं मुखातिब करता है तो वो ओए पंजाबी कह के बात करता है, बजाय ऐसे कि वो किसी स्पेसिफिक बंदे की बात करे। तो जी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, जो सियाह फाहम है ना अमेरिका के अंदर, वो वाइट मैन कह के बात करता है। वो बैठ के आइडेंटिफाई नहीं करता कि आप जो मिलियंस ऑफ वाइट मैन है उसमें ये फलाना, ये स्लेव ओनर था, ये स्लेव ट्रेडर था, इसने ये जुल्म किया, ये जिम क्रो लॉज लेके आया, इन्होंने लिंच किया। वो सबको वाइट मैन कह के मुखातिब करता है। और वाइट मैन बैठ के उससे ये ग्रीवेंस नहीं करते कि तुम हम सबको एक ही लाठी में क्यों हाँक रहे हो। कह रहा है कि जी अगर कोई रेसिज्म है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो एथनिसिटी होने की वजह से आप सब इंजॉय कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन, और हम सब सफ़र कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन। कोई उसके बेनिफिट कर रहा है, कोई उसे सफ़र कर रहा है। तो हम पॉलिटिकल जार्गन या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ल्ड ओवर जो ये बात होती है, ये ब्लैक और वाइट मैन की तफरीक पूरी दुनिया में डिस्कस होती है। साउथ अमेरिका में होती है, यूरोप में होती है, बाहर होती है। जब हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं और उससे हम जब डील करते हैं वेस्ट को, तो पूरे वेस्ट को मुखातिब करते हैं। जबकि वेस्ट में बड़े ऐसे लोग होंगे जो बड़े हमदर्द होंगे मुसलमानों के, उनके लिए उन्होंने जेलें भी काटी होंगी, प्रोटेस्ट भी कर रहे होंगे। सयाह फार्म के लिए बहुत सारे सफ़ेद लोग भी निकले ब्लैक लाइव्स मैटर के अंदर, मार्टिन लूथर किंग के साथ भी निकले थे, मैल्कम एक्स के साथ भी निकले थे। मगर इसका यह मतलब थोड़ी कि आप पकड़ पकड़ के स्पेशली पॉइंट करो। तो अगेन हम ये समझते नहीं, और हम इन चीज़ों को पर्सनल हमला समझ के कहते हैं यार कि ये तो बड़ा दुश्मन है, ये तो बड़ा शिद्दत से भरा हुआ इंसान है, रुजत पसंद इंसान है, इसको तो सज़ा देने की ज़रूरत है। इसको जेल में डालोगे, इसको इबरत का निशान बनाओगे तो ये बाहर निकल के आप जनाब बोलना शुरू कर देगा। मगर अली वज़ीर को भी 3 साल से ज़्यादा दो गए। उसमें उसने तकलीफ़ ना सिर्फ ये कैद खाने की, हुकूमत खाने की सही है, मगर अलालत भी बहुत उसने ज़िंदगी गुजारी है। बहुत तकलीफ़ में भी, जिस्मानी अलालत की वजह से भी ज़िंदगी गुजारी है। बगैर नहीं, आप उसको नहीं फोर्स कर सकते कि आप बाहर निकल के आप जनाब और ये गुफ्तगू इस्तेमाल करें। वो जिनको आप ये फोर्स कर सकते हैं ना ये बात कहने पे, वो तो 24 घंटे में राज़ी हो जाते हैं गिरफ्तारी के बाद। वो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। एक दफ़ा अली वज़ीर जब अभी पार्लियामेंटेरियन थे तब भी जेल में थे, कराची में बंद थे, तो इधर प्रोडक्शन ऑर्डर पे आए हुए थे। तो मैं उनको गया MNA हॉस्टल में मिलने। तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि वालदा से मुलाकात हुई? उन्होंने कहा हाँ आई हुई थी, तो मैंने कल वापस भेज दिया माँ को ना। तो मैंने कहा कि क्यों वापस भेज दिया? माँ के साथ रहते आप जितने दिन हैं, थोड़ा आपको वक्त गुजारना होता है। तो मुझे उससे एहसास हुआ कि अली वज़ीर कितना कमिटेड इंसान है कि उन्होंने कहा नहीं, माँ साथ रहता तो मैं कमज़ोर पड़ता, तो मैंने माँ वापस भेज दिया ताकि मैं अपने उस पर ना। तो मैंने कहा तो जेल में रह के कमज़ोर नहीं पड़ रहे? कहता नहीं नहीं, जेल में रह के वो बड़ा बेहतर हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मेरा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लाइक इतने कमिटेड लोग और इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड रखने वाले को जिस प्रिंसिपल पर खड़े हैं उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ये रेयर ब्रीड होती है और ऐसे लोगों की रियासत को कदर करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको इबरत का निशान बनाने पर चल पड़े। देखिए, रियासत अगर ऐसे लोगों की कदर होगी तो ऐसे लोगों की पैदा होने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना। बिकॉज फिर हम एक ऐसे माशरे की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ रियासत ख़ुद अमल में आ गई है, मैदान में आ गई है,
जहाँ किसी भी किस्म के इस्तेसाल के ख़िलाफ़ रियासत ख़ुद नोटिस ले रही है। तो अगर आप इन लोगों को जो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है इनकी कदर करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है आप इस्तेसाल ख़त्म करने की नीयत आपने बांध ली है, और वो तो आपकी नीयत नहीं है। तो इसलिए आप इनको इबरत का निशाना बना के बाकी लोगों को पैगाम पहुँचाते हैं कि ओए तुमने अगर हिम्मत की ना सर उठाने की तो देख रहे हो मारंग का हाल, देख रहे हो अली वज़ीर का हाल। तो आप ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं। सिविल सोसाइटी के अंदर भी जिन लोगों को आप बार बार पकड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो आप करते रहे, जो निशाना बनाते रहे कि मियाँ साहब के साथ जो माजी में हुआ, बेनज़ीर साहिबा के साथ जो माजी में हुआ, भुट्टो साहब के साथ जो माजी में हुआ, इमरान खान के साथ जो अभी हो रहा है, आप ये इबरत का निशान बना के कोशिश करते हैं पैगाम देने की बाकियों को कि इंसान के बच्चे बन के रहना, वरना तुम्हारे साथ भी ये होगा। इनकी कदर आप नहीं करते। इनकी कदर तारीख़ करती है, इनकी कदर आपकी कलेक्टिव हिस्ट्री करती है, इनकी कदर आपकी सकाफ़त करती है। जो है बादशाह खान है, बादशाह खान को कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? पूरी दुनिया मानती है कि बादशाह खान कौन था, बादशाह खान का किरदार क्या है। मगर जो बादशाह खान का कद था वो बादशाह खान की आज औलादों का क्यों नहीं है? ये उनको सवाल करना चाहिए। खून तो आपकी रगों में वही दौड़ रहा है, तो वो जोश, वो हिम्मत, वो इस्तकामत, वो सब्र, वो तहम्मुल क्यों नहीं है? क्या ऐसे क्या कंप्रोमाइजेस, जबकि नजरिए पर कंप्रोमाइजेस, जबकि हम तो कहते हैं कि आज हालात शायद और कई मामलात के अंदर बुरे हो गए हैं और शायद आज बड़ी ज़रूरत है। तो और जिन लोगों को जिन्होंने कुर्बानी देनी होती है उनको उनके गुजरने के आप 70-60 साल बाद भी जो है ढूंढ ढूंढ के मिसाल दे रहे होते हैं कि वो देखो वो बादशाह खान था। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ अगर बता सकें कि पाकिस्तान में अदलिया बहुत हद तक जिसे कहते हैं ना तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। वो अब एक एग्जेक्टिव की एक ब्रांच बना दी गई है। इवन कि वो अब एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट भी मैं उसको नहीं उस तरह से कंसिडर करता। इस मुश्किल हालात में जब हर तरह का जबर है, एंटी टेररिज्म लॉ में अमेंडमेंट करके 3 माह के लिए आपको कस्टडी में लिया जा सकता है, पीका है, उसमें मज़ीद ड्रैकोनियन लॉ में मज़ीद ड्रैकोनियन तरमीम की गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बिल्कुल एक आईनी बेंचेस बना के एक जगह पे आपको जिसे कहते हैं ना वो ब्लॉक कर दिया गया है एक ख़ास जगह के ऊपर। मुझे ये बताइए, इस दौर में आप कोई उम्मीद देखते हैं कि अब भी कोई पुरअमन जद्दोजहद के साथ आप अपने राइट्स के लिए बात कर सकते हैं? आप स्पेस जो हमने लूज़ कर दी है पिछले 4-5 साल में, उसकी कोई रीगेन होने की आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? सर आपके परदादा को नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है? नहीं पता ना। शायद आपके दादा को 2 चीज़ें पता हो, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, और आपके वालिद और आपको सिर्फ पाकिस्तान पता है। 70 साल इंसानी तारीख़ में, कलेक्टिव तारीख़ में क्या है? एक मिली सेकेंड का एक तिहाई, वो एक 100th हिस्सा भी नहीं है ना। पलक झपकते गुजर जाते हैं। 75 साल क्या है? कौमें बनती हैं, सिकंदर आज़म आते हैं, सब ज़मीन बोस हो जाते हैं, सब बर्बाद हो जाता है, सब तबाह हो जाता है। मगर इंसान की ख्वाहिशात जो है, बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब जो है और उसके लिए जो कोशिशें हैं वो जारी रहती है। सिविलाइजेशन एज अ कलेक्टिवली इज़ मूविंग टुवर्ड्स दैट। यूरोप के अंदर एक बड़ा यूगोस्लाविया था, वो टूट के इतने सारे मुल्क बन गया। एक बड़ा सोवियत यूनियन था, वो टूट के कितने सारे मुल्क बन गया। ठीक है, ये चेंजेस और तार चढ़ाव आते रहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था, वो टूट के अलग बन गया। इवेंचुअली जब लोगों को उस फ्रेम के अंदर अपने हकूक़ नहीं मिलते तो वो सब कुछ पूरा कदोखाल ही चेंज हो जाता है। अब ये फ़िलहाल जो अरबाब इख्तियार हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है। मेरे कुछ कहने से या चाहने से या ना चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अरबाब इख्तियार के अमाल ने बताना है कि इस फ्रेमवर्क में, इन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए, इन बॉर्डर्स में रह के कुछ मुमकिन है, या आप चीज़ें इतनी ख़राब कर देंगे और इतनी बर्बाद कर देंगे कि फिर जो ऑलरेडी मुल्क ताक में बैठे हुए हैं वो इन ग्रीवेंसेस का फ़ायदा उठाएंगे और जलती पे तेल का काम करेंगे और फिर इस मुल्क में आग लगाएंगे, अनार्की की तरफ इसको लेके जाएंगे। ये तो आपने तय करना है ना कि आप इसको कैसे लेके जा रहे हैं। बट ये कहना कि यही अब हरफ़ आखिर है, तो मुझे बताइए कितना ज़िंदगी गुजार ली सिकंदर आज़म ने, कितनी ज़िंदगी गुजार ली हलाकू खान ने, कितनी ज़िंदगी गुजार ली चंगेज़ खान ने। अरे बड़े बड़े, कद्दाफ़ी था नहीं है वो एक और बात है कि उसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था, क्यों ज़रूरी था मिडल ईस्ट से कद्दाफ़ी को गायब करना, सद्दाम को गायब करना, असद को गायब करना, फॉर अदर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इजराइल एंड अदर थिंग्स एज वेल। बट कहने का मकसद है कि जो लोग 40-40 साल भी हुकूमत करते रहे, एंड में नहीं रहे ना, और उनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहा उन्हीं के मुल्क के अंदर। तो इसलिए मैं और आप हो सकता है आज से 10 साल बाद एक बहुत मुख्तलिफ पैराडाइम के अंदर बात कर रहे हूँ, बहुत मुख्तलिफ ग्राउंड रियलिटी से बात कर रहे हूँ। बट इशू ये है, जो सवाल होना है मुझसे और आपसे अपनी ज़िंदगी की आखिर के अंदर, यहाँ दुनिया के अंदर, आखिरत में तो 3 सवाल हैं, वो तो मुख्तलिफ हैं। यहाँ जो सवाल होना है वो ये होना है, इजरान साहब आप अपनी जवानी में ये जुमला कहते थे, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर आपने ये फ़ैसले क्यों किए?
ठीक है। तो असल इम्तिहान जो है ना आपका और मेरा या बाकी सब लोगों का, वो हमारे अपने ज़मीर का है, वो हमारी अपनी हिपोक्रेसी और मुनाफकत का है, वो हमारे अपने प्रिंसिपल स्टांस का है, वो हमारे अपने यूटर्न्स का है कि हम कितने लेते हैं और कितने नहीं लेते। तो लीड बाय एग्जाम्पल का है। और जब आप लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं तो आज इस ग्लोबल विलेज के अंदर, आज एक सोशल मीडिया के अंदर आप सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को मुतासर नहीं कर रहे, आप अपनी जद्दोजहद से, अरे हम यहाँ बैठ के मैल्कम एक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ बैठ के, मैंने अपने घर में नेल्सन मंडेला का क्यों लगाया हुआ सारी कोट्स का पोस्टर। नेल्सन मंडेला कोई पाकिस्तानी था, कोई पंजाबी था, कोई महाजर था, मेरे दादा की तरह कानपुर से उठ के आया था वो? नहीं। बिकॉज दीज एग्जाम्पल्स लाइट द वे फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल। तो हमने तो उस वजह से अपना सफ़र जारी करना है। ये तो एक बहुत बड़ी छोटी चीज़ है कि आज आइन में क्या तरमीम और कल क्या होगी। ये तो करंट अफेयर्स हैं, ये हरफ आखिर नहीं है। ये करंट अफेयर्स बदलते रहते हैं, ये हर जर्नल के साथ बदल जाते हैं। जब जर्नल बदलेगा तो करंट अफेयर्स ही बदल जाएंगे। इनके बारे में इतना नहीं परेशान होने की ज़रूरत। परेशान बहुत, आपने ज़बरदस्त बात की। अच्छा, अब आ जाते हैं लाइक आपने जैसे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस पे आपने बहुत काम किया, आपने लिटिगेशन की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत से केसेस आपने सॉल्व करवाए लोगों के, जिसमें दुआ जहरा वाला एक बच्ची वाला केस तो बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन अब जिस तरह एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया कि उन्होंने कहा कि जी कानून तो है लेकिन शरीयत इजाज़त देती है और कानून को, शरीयत को हम मांग करने की ज़रूरत है, और वगैरह वगैरह करके उन्होंने एक अंडर एज बच्ची को उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो शेल्टर होम से अपने हस्बैंड के साथ जाएगी। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा खौफनाक फ़ैसले लाहौर हाई कोर्ट के, और उससे ज़्यादा खौफनाक फ़ैसले सिंध हाई कोर्ट के हैं। और मैं बिल्कुल सच कहूँगा और अपनी आंखों देखा हाल, चूँकि मेरे केसेस के अंदर की हरकत हुई है, जजेस बुली करते हैं आईओ को कोर्ट के अंदर कि बच्ची ने कहा है ना तुम्हें अपने बयान में कि वो खुशी से गई थी, तो सी क्लास का चालान जमा कराओ। उसको बुली करते हैं, ज़बरदस्ती बुली करते हैं कि सी क्लास का चालान जमा कराओ। मगर चूंकि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है ना, तो ऑर्डर में लिखते हैं कि द आईओ अंडरटेक्स, आईओ ने कहा है कि मैं खुद सी क्लास का चालान जमा कराना चाहता हूं, और वो लिख के उसको पाबंद भी कर देते हैं अपने ऑर्डर में लिख के, चूंकि उनको पता है कि कानूनी तौर के ऊपर एक जज एक आईओ को नहीं पाबंद कर सकता कि तुम किस क्लास में चालान जमा कराओगे, तुम कौन सी दफात लगाओगे, इन्वेस्टिगेशन में अमल दखल नहीं कर सकता। मगर वो बुली करते हैं, वो डांट लगाते हैं। मेरे अपने केस में ऐसा हुआ जहाँ यही जो आपके आईनी बेंच के चीफ हैं सिंध के, इन्होंने सी क्लास का चालान देने पर मजबूर किया जी, सी क्लास का चालान देने पे मजबूर किया। वो सी क्लास का चालान भी आया, वो तो खैर हमने जाके ट्रायल कोर्ट को बताया कि सर एक अंडरटेकिंग ही थी ना, कौन सा हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, हमने उसको उस तरह से खेला, और एंड में उसका ट्रायल जो है उसके अंदर रेप ऑफेंसेस तक लगे। देखिए, ये जो ज़्यादा जुल्म हुआ इस्लामाबाद में वो तो ये है कि हम तो ये सिंध के अंदर मैं 3-4 पिटिशंस के ज़रिए 2-3 साल से ये इंटरप्रिटेशन आर्ग्यू कर रहा हूँ। शायद जुडिशल करेज की और कन्विक्शन की कमी है, इसलिए जजेस फैसला नहीं कर पा रहे। मगर इस्लामाबाद में तो जो नया चाइल्ड मैरिज लॉ आया उसमें तो ब्लैक एंड वाइट में लिख दिया गया कि नो कोहैबिटेशन कैन अराइज आउट ऑफ चाइल्ड मैरिज। और अगर कोई कोहैबिटेशन होगी, कोई साथ रहना होगा एक घर में, कोई हम बिस्तरी होगी, तो उसकी अलग 5 साल की सज़ा है। तो जब कोहैबिटेशन ही क्राइम डिक्लेयर हो गया एक्सप्रेसली कानून के अंदर, तो ये जो आजम खान साहब का शायद फैसला था, ये इन्होंने कैसे कर दिया? इसका मतलब ही इज अनअवेयर ऑफ द लॉ। हाई कोर्ट के लेवल पे भी आके कंप्लीटली इग्नोरेंट है। तो जिस जज को कानून नहीं पता उसको मैं जज क्यों मानूं? जिस जज को कानून ही नहीं पता उसको मैं काजी क्यों मानूं? और किस बात का उसको मैं माय लॉर्ड कहूं? और जो जिद बजिद है कि वो अपने किसी कल्चरल या रिलीजियस व्यू की वजह से आइन को और पार्लियामेंट की इंटेंट को, हम बड़ा कहते हैं ना कि जी 26वीं तरमीम आइन की इंटेंट है, ये सारे जजेस बैठ के ही कह रहे हैं, तो उस पर सरनगू हो जाओ। मुकन्नना ने ये फैसला किया तो मुकन्नना ने ये बाकी सारे कानून भी पास किए हैं, तो आप इस टाइम पे तो बड़ा पिक एंड चूज करते हैं। जब आपका मूड होता है खेलने का, जिन चीज़ों में एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं होता, आप मुकन्नना की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करते और उसके बनाए हुए कानून की। अच्छा, अब चाइल्ड मैरिज के लिए आपके तवज्जुह से बड़ा ज़रूरी है आपकी आवाम के लिए समझना और इस चीज़ को ज़रा सा ब्रेक डाउन करना। बिल्कुल सर, 2 तरह की चाइल्ड मैरिजेस हैं पाकिस्तान में। एक वहाँ जहाँ लड़की का बाप यानी कि वली मौजूद होता है और किसी गुर्बत की वजह से या किसी कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से या खुशी से वालिदैन अपनी मौजूदगी में अपनी बेटी का निकाह कराते हैं। उसमें कम से कम आपको ये पता होता है कि लड़की के ख़ानदान वाले उसके साथ हैं, उनकी राय, मशवरा, हुक्म, सलाह, नसीहत जो भी है वो एक मौजूद है। एक कोई मैच्योर या अडल्ट जो है उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। उसमें जो शरायत या हक महर या बाकी चीज़ें होंगी उसका ख्याल रखा गया है। और कल को अगर लड़की को किसी किस्म का जबर या डोमेस्टिक वायलेंस कुछ फेस करना पड़ता है, तो चूँकि ये ख़ानदानी शादी में शामिल था, तो उसके लिए उसके मैके के दरवाजे सपोर्ट सिस्टम खुला हुआ है कि वो उसकी मदद के लिए आ सकते हैं। और एक चाइल्ड मैरिज वो है जहाँ आप बच्ची को अबडक्ट करते हैं, आप उसके वालिदैन की, जो कि जहाँ
राइट्स है पेरेंट्स का, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है टू हैव कस्टडी ऑफ देयर चाइल्ड। शादी के बाद, डिवोर्स के बाद मियाँ बीवी इसी पे लड़ रहे होते हैं ना आपस में, कस्टडी कौन रखेगा, तो कलेक्टिव राइट भी पेरेंट्स का है कि उनकी कस्टडी रहेगी। आप उसकी कस्टडी से बगैर उनकी मर्जी के बच्ची को ले जाते हैं, बगैर उनकी मौजूदगी के किसी गुप्त जगह पे, सीक्रेट जगह पे, उसके घर से कोसों मीलों दूर जो है वो आप उसका निकाह करते हैं, जिसमें उसके पास कोई एडल्ट सुपरविजन नहीं होती। उसको ये नहीं बताया जाता कि भाई इस्लाम वो जदीद मज़हब है जो ये नहीं कह रहा कि टिल डेथ डू अस पार्ट, जो ये नहीं कह रहा कि हम अग्नि को साक्षी मान के या हम गॉड को विटनेस बना के, वो ये कह रहा है कि भाई तुम लोग एक माशरे में रहते हो, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जो शराइत लिखनी लिख दो कि मियाँ कितनी कफालत करेगा महीने में, लिख दो कि तुम्हें मियाँ कितने पैसे देगा पर महीने में, मियाँ लिख दे कि बीवी से क्या रिक्वायरमेंट है। इट इज़ एक्चुअली अ निगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स in all entire sense absolutely 100% a civil contract which needs equal bargaining power, कि दोनों पार्टीज बैठ के अपना बेस्ट इंटरेस्ट उसमें निगोशिएट करें। ये एलिमेंट निकाल दिया जाता है। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 3000 रुपये हक महर लिख के जो है वो गवाह भी नहीं होते, वो गवाह भी आपको किराए पे मिलते हैं कचहरी से। वो जस्टिस ऑफ पीस और निकाह रजिस्ट्रार जो आपके दस्तावेज तैयार करते हैं वो भी आपको मिलते हैं। बाकायदा एक रिंग, एक नेटवर्क चलता है कचहरियों में वकीलों का, जिन वकीलों की शोहरत है कि कम उम्र बच्ची का निकाह हम करवाते हैं। तो इलीगल काम, बूटलेगर होते हैं ना, शराब का मिलनी, बूटलेगर के पास जाओ, तो कम उम्र बच्ची का निकाह कौन पढ़ाता है? एक मखसूस नेटवर्क है हमारे। मैंने केसेस किए हैं जहाँ मेरे 4 केसेस में एक ही निकाह हुआ है। वो कराची के अलग अलग इलाकों से बच्चियाँ उठाई गई, अगवा की गई और उनके निकाह पढ़ाए गए, मगर निकाह हुआ एक ही था सब में। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कोई बंदे की शोहरत है यार, ये वो है जो आपको बूटलेगर इस काम का जो आपको ये करके ये पैसे लेके आपको कम उम्र बच्ची का। अब निकाह रजिस्ट्रार लाइसेंस होता है गवर्नमेंट से, यूसी के पास रजिस्टर्ड होता है। उसका कितने आज तक निकाह रजिस्ट्रार हैं जिनका सिंध हुकूमत ने लाइसेंस कैंसिल किया? सिफर इस चीज़ के ऊपर। वो बंदा जो आपको एक फजूल का सर्टिफिकेट दे देता है जिसकी कानून के अंदर कोई वक़्त नहीं है, एफिडेविट ऑफ फ्री विल हम जैसे कहते हैं, जिसको जस्टिस ऑफ पीस बना के देता है, वो जस्टिस ऑफ पीस भी ऑर्डेन्ड एंड अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होता है। कितनों से आपने उनका जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा ले लिया और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए ये खिलाफ वर्जी करने पे कानून की? ज़ीरो। तो आपके कंट्रोल में जो है आप वो भी नहीं करना चाहते। और अदालतें बैठ के जो है, जो माशाल्लाह खुद कितने सारे जजेस बेटियों के बाप होंगे, उनसे कोई पूछे तुम्हारी बेटी को 13 साल की 14 साल की मैं ग्रूम करके ले जाऊं और वो कल को अदालत ने बोल दिया कि अब्बू मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो तुम कहोगे हाँ बेटा मेरी बेटी की तो कंसेंट थी, तो मैं शादी में बड़ा खुश हूँ, करोगे? तो जो अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते ना, मैं बड़े सख्त अल्फाज में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 साल से रोते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए माँ बाप हाई कोर्ट के कॉरिडोर्स में देख के तंग आ गया हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको खुदा का खौफ होना चाहिए कि जो तुम अपनी बेटी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरी बेटी के साथ कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? कि वो इतने फेयर के अंदर, इतनी कोर्जन के अंदर, इतने डर और खौफ के अंदर होती है जब उसको अगवा करके जो ले जाता है अपने ख़ानदान से दूर और अपने साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रखता है और उसको 2-3 महीने में एहसास हो जाता है कि कोई पुलिस नहीं आई मेरे पीछे, कोई इनको पकड़ने नहीं आया, कोई इनको गिरफ्तार करने नहीं आया, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट में जाके फलाना गवाही दो, तो दो। और ये क्या, इससे पहले कि पता चले कि बच्ची कहाँ मौजूद है, उस बच्ची को जिसको अगवा करके लेके जाते हैं उसको यही ये जो ब्लैक मार्केट के बूटलेगर वकील हैं ये जानबूझ के फर्जी केसेस दिलवाते हैं। कैसे? बच्ची आपने कराची से अगवा की, आप लाहौर लेके, वालिदैन को पता ही नहीं कि बच्ची कहाँ है, वो तो कराची में ही ढूंढ रहे हैं। आप एक लाहौर में फ़र्जी केस बनाएंगे कि जी मैंने पसंद से शादी की है, मेरी 18 साल उम्र है, मेरे वालिदैन इस शादी से खुश नहीं है, तो मुझे गैरत के नाम पे कत्ल करना चाहते हैं, तो इस नियत से वो हमला कर रहे हैं मेरे और मेरे मियाँ पे, तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। ये पूरी मन घड़त कहानी बना के आप एक तरीके से बच्ची का साइन कराते हैं कि देखें बच्ची ने एक बयान दे दिया, ये, और उसमें बच्ची को से बता दिया जाता है कि फ़लाना जगह साइन कर दो या फ़लाना जगह साइन कर दो, दैट इज़ इट। और वो उसके ऊपर वो साइन करके उसका एक ट्रेल बनाया जाता है कि कहाँ कहाँ बच्ची ने अदालत में अपेयर होके ये अपना स्टांस दिया है या अपना ये व्यू दिया है, वो अपनी कंसेंट से। जी, जब पुलिस पहली बार बयान लेती है, जब फाइनली पता चल जाता है कि लड़का लड़की कहाँ है, पुलिस की माशाल्लाह क्या हालत होती है। पुलिस बच्ची को बोल रही होती है यार कोर्ट जाके ना लड़के का साथ देना, चूँकि हलाल काम हो गया है, क्योंकि जो आईओ जिसकी जिम्मेदारी है बच्ची को ढूंढना, जब उसको निकाहनामा मौसूल होता है ना, वो फ़ोन करके ये नहीं कहता कि सर हम छापा मारने जा रहे हैं, वो कहता है वालिदैन को अरे भाई मुबारक को हलाल काम हुआ है, बच्ची का ज़िना नहीं हुआ आपका, ठीक है। वो लड़के और लड़की को जब पकड़ के लेके भी आता है किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, उनको एक साथ ऐसे चिपका के बिठाता है, उनको एक दूसरे से गले भी मिलने देता है, उनको एक दूसरे से फुल बात भी करने देता है। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं बच्ची के सामने कि भाई पुलिस भी लड़के के साथ है, ठीक है। और उनको लाहौर से या किसी भी शहर से 7 घंटों का सफ़र करा के लाया जाएगा,
कोर्ट भी साथ पेश कराया जाएगा, बगैर बच्ची को उससे जुदा किए हुए एक लम्हे के लिए भी उसी की प्रेजेंस के अंदर उसका बयान ले लिया जाएगा, जहां बच्ची वही बोलती है जो उसको रटाया हुआ होता है, और उस बयान को लहरा देते हैं, जिसपे जजेस बोलते हैं कि तुम C क्लास का चलान दो, ये अंडरटेक करो, जबकि वो ये भूल गए हैं। कानून नहीं पता हाई कोर्ट के जजेस को, मैं आज आपके तवज्जो से पढ़ा देता हूँ, उम्मीद है कोई देख के सीख लेगा। मुझसे प्रेसिडेंट्स मांगेंगे, मैं वो भी दे दूंगा। 363 किडनैपिंग, 16 साल से कम बच्ची, 14 साल से कम बच्चा, लड़का है तो 14 साल, लड़की है तो 16 साल, उसकी मर्जी इममटीरियल है, सिर्फ वालदैन और गार्डियन की मर्जी है। किडनैपिंग की डेफिनेशन है 16 साल से कम बच्ची वालदैन की मर्जी के बगैर उनकी कस्टडी से ले जाई जाए, बेशक वो टेक अवे हो यानी कि पकड़ के, या एंटाइस अवे हो वर्गला के, किसी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस दे के, कोई ल्योर करके, कोई अट्रैक्शन दे के, वो किडनैपिंग में शुमार होती है। 16 साल से कम उम्र बच्ची सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, वो अगर कह भी दे, हाँ रजामंदी साबित भी कर दे, वो फिर भी रेप में शुमार होता है। 18 साल से कम बच्ची किसिंग, हगिंग, कैरेसिंग के लिए कंसेंट नहीं दे सकती। कोई नामहरम अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह का जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है कि उसकी कमर सहला रहा है, उसे किस कर रहा है, उसे चूम रहा है, उसे बोसे दे रहा है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ में फॉल करता है। तो जब वो ना सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंसेंट दे सकती है, ना वो हगिंग और किसिंग और कैरेसिंग की कंसेंट दे सकती है, ना वो अपने घर से किसी को ले जाने के लिए कंसेंट दे सकती है, तो आप उसको हर चीज़ की इजाज़त दे दे, तो चूंकि आपने एक निकाहनामा लहरा दिया। और फेडरल शरीयत कोर्ट का भी फैसला पढ़ लीजिए कि जो कंसेंट है ना शादी के लिए, वो ये नहीं है कि सिर्फ कार्नल डिज़ायर, कि एक लड़की को एक लड़का फिजिकली अच्छा लगता है तो उसने हाँ कर दिया तो दिस इज़ दी कंसेंट इन इस्लाम। फेडरल शरीयत कोर्ट बता चुकी है कि इस्लाम में जो कंसेंट है निकाह की, वो एक मेच्योर माइंड की कंसेंट है, वो बालिग के साथ आकिल भी है, वो अपने फ़ैसले अपने हक़ में बेहतर करना चाहती है, वो अपने मईशत के, अपने समाजियात के फ़ैसले करने के काबिल हो, तो वो निकाहनामे में अकॉर्डिंगली टर्म्स लिखवाए, तो उस तरीके से हो। हमारे यहाँ सिंध हुकूमत ने 2011 का एक कानून बनाया, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट, जिसमें 2021 में तरमीम की उन्होंने, और चाइल्ड अब्यूज़ की डेफिनेशन में डाल दिया चाइल्ड मैरिज। तो अगर चाइल्ड अब्यूज़ है चाइल्ड मैरिज, तो उस चाइल्ड मैरिज का कायम रहना और लड़की का लड़के के साथ रहना, तो उस अब्यूज़ को कायम रखना हुआ, उस अब्यूज़ को परपेचुएट करना हुआ। तो इस कानून को फाड़ के फेंक के जजेस कहते हैं लड़के को ले जाओ लड़की, और पुलिस को बोलते हैं कि तुम C क्लास के अंदर चलान दो। जानबूझ के ये जजमेंट्स नहीं पढ़ते, जानबूझ के इस पे फैसले नहीं करते, इससे नजरें चुराते हैं कि क्या आगा साहब, मेरा पहला चाइल्ड मैरिज केस आजू राजा केस, यही के आगा साहब थे, बहुत शानदार फैसला दिया था, वक्त से पहले बड़ा प्रोग्रेसिव फैसला दिया था। उस वक्त अमेंडमेंट भी नहीं आई थी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट में। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई ये चाइल्ड मैरिज है, ये इलीगल है, इस लड़के को इस लड़की से मिलने की इजाज़त नहीं जब तक ये लड़की 18 की ना हो जाए, और ना लड़के के ख़ानदान वालों को, तकरीबन बंद कर दिया, और लड़की इनके पास रहेगी और इनकी कोई कोहैबिटेशन नहीं है। इतना इन्होंने फैसला प्रोग्रेसिव दिया। 2022 में एक और केस में, जहां वही के आगा साहब बुली कर रहे थे पुलिस वाले को कि C क्लास में चलान दो, C क्लास में चलान दो, मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा सर आप अपने फैसले से बाउंड हैं, अपने फैसले से फिर रहे हैं, आपने आरजू राजा में फैसला किया है। पता है क्या जवाब दिया के साहब ने? रिकॉर्ड पे बात कह रहा हूँ, क्योंकि ओपन पब्लिक रिकॉर्ड है ना, कोर्ट में बात हुई। उन्होंने कहा वी हैव ग्रोन वाइजर, उन्होंने कहा मुझे अकल आ गई है, मुझे अब अकल आ गई है, मुझे अब होश आ गया है। तो अगर इस तरीके से जजेस ने डील करना है, और अगेन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या कर लेंगे, कोई कंटेम्प्ट का एक्शन ले लेंगे या मेरे बाकी केसेस में मुझ पर रिलीफ नहीं देंगे, मेरी बातें सुन के, मैंने अपना हक अदा करना है भाई। ठीक है, मैं अदालत में भी अपना हक अदा करने के लिए जाता हूँ, मैं नौकरी नहीं करता किसी की, मैं अगर वकालत भी करता हूँ तो अपने इस तरीके से कि लोगों के फ़ायदे हो सकें, इसलिए मेरा मेजॉरिटी काम प्रो बोनो है। मुझे मीडिया पे अगर शोहरत हासिल करनी हो तो मैं बैठ के पूरा दिन या तो कोई वीलॉगिंग करूं, या कोई कैंपेन चलाऊं, या कुछ और काम करूं, मैं अदालतों में इतने घंटे इतने चक्कर ना काटूं, और अदालतों की वजह से जो मुझे और मेरे खानदान के लिए मसाइल खड़े होते हैं, मैं उनको ना भुगतूं। मुझे कौन सा करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा है, मैं क्यों नहीं कोई ईजी वे आउट ले लेता। तो जब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हमने कीमत चुकानी है, तो फिर इनके बारे में सच बोलें। चूँकि देखिए, ये अब जो जजेस का रवैया है ना, ये इन्होंने साबित कर दिया है कि अब ये आपकी लीगल रीजनिंग से मुतासर नहीं होते। तो इनसे लीगल रीजनिंग करने का फ़ायदा क्या है, बिकॉज ये बोनाफाइडली एक्ट ही नहीं कर रहे। अब आप सिर्फ इनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो इनको एक्सपोज करें, दैट इज़ दी ओनली सोल्यूशन। वो मुझे जो उन्होंने कहा ना ग्रोन वाइजर, जस्टिस के आगा साहब ने, तो मुझे उस पर जॉन एलिया साहब का एक जुमला याद आ गया है। उन्होंने कहा था जोहल की कई किस्में होती हैं, उसमें एक किस्म इल्म भी है। तो आगे आ जाते हैं, एक आखिरी जो टॉपिक में आपसे बात करना चाह रहा था,
अभी एक पिटिशनर है कराची में, एक रीच है, एक मादा रीच है रानो, उसके लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोर्ट ने तो ऑर्डर भी कर दिया था, रानो क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रही वहाँ से? सर पहले कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 2 दिन में इसको ट्रांसफ़र किया जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये पहले एक केस आईनी बेंच के सामने के आगा साहब के पास मैंने अप्रैल में फ़ाइल किया था, और उस वक्त मैंने कहा था सर एक तो भालू का ये मसला है, दूसरा केएमसी की अपनी ही रिपोर्ट जनवरी की आई हुई है जिसमें केएमसी के अपने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसको यहाँ ना रखें, इसको नदर्न एरियाज़ में भेजें, इसको किसी बेर सेंचुरी भेजें, बल्कसार भेजें, कहीं और भेजें। और अभी हीट वेव भी कराची के अंदर आ रही है, उसमें इसके साथ और अजियत होगी। उस वक्त मुझे कहा गया कि भाई इस वक्त तो हम 2019 और 20 के केसेस सुन रहे हैं, आपका तो ये 2025 का केस है, तो रीडर को बोल दिया रिलिस्ट आफ्टर 8 वीक्स। और 8 वीक्स के बाद जब वो केस लगा, मर जे, हाँ सुना ही नहीं ना, जब वो केस लगा 28 अगस्त को तो वैसे ही डिस्चार्ज हो गया, चूँकि इन्होंने ये भी हुक्म दिया हुआ है कि मेरे पास एक मखसूस नंबर से ज़्यादा केसेस मत लगाओ, तो इसलिए वो डिस्चार्ज ही हो गया और उसकी अभी तक समाप्त नहीं हो रही। उसमें मैंने अर्जेंट एप्लीकेशन डाले हुए भी 2 महीने हो गए, उस 2 महीने के बाद उस अर्जेंट एप्लीकेशन पे भी नहीं हो रहा। खैर दोबारा से ये इशू आया डॉन के अंदर कि इसके अब सर में ज़ख़म हो गए हैं, चूँकि डिप्रेशन की वजह से सलाखों पे अपना सर पीट रही है, तो उसमें ज़ख़म में कीड़े भी हो गए हैं। तो जूड एलन पेरेरा जो हैं, पहली जो पिटिशन थी मैंने फ़ाइल की थी आवा कावस जी के बिहाफ पे, जो कावस जी फाउंडेशन चलाती हैं, आदिर शर कावस जी की साहबजादी। और फिर ये जूड एलन पेरेरा दूसरे एनिमल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने मुझे बताया कि भाई ये डॉन में नहीं खबर आई है। मैंने कहा यार कल ही सुबह अदालत आ जाओ, ये पिटिशन दोबारा फ़ाइल करते हैं। इस बार जो मुझे बेंच मिली वो रेगुलर बेंच मिली, जहाँ मैंने केस फाइल किया। उन्होंने पहले दिन ही नोटिस करके सबको इन पर्सन बुला लिया, और जब सारे इन पर्सन आ गए तो उनको ऑर्डर दीजिए कि 2 दिन में इसको शिफ्ट करें। अब यहाँ तक बात जो है वो काबिल कबूल थी हुकूमत की, जो हुकूमत की तरफ से वाइल्ड लाइफ के लोग आए थे कि सर हम बेहतर नहीं है कि हम फोर्स करें किसी पिंजरे के अंदर इस भालू को, इस रीछ को, और बेहतर है कि हम जो है इसको एक पिंजरा रखें, इसको से फेमिलराइज होने दें ताकि कम स्ट्रेस लेवल्स के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, और उसके लिए हमें 2 हफ्ते चाहिए। और अदालत ने कहा ठीक है, और इस मद में जो है एक कमेटी भी बना दी सिंध हुकूमत में, जिसमें उन्होंने कुछ सिविल सोसाइटी से भी लोग लिए, कुछ सारे ब्यूरोक्रेट्स या पब्लिक सर्वेंट्स नहीं, कुछ प्राइवेट लोग भी इसमें उन्होंने लिए। मैंने कहा सर ठीक है, मैं कोई ज़िद करके नहीं बैठा, कोई अना का मसला नहीं है, कमेटी काम कर रही है, इनको 2 हफ्ते चाहिए, बहुत माकूल बात है, ये पिंजरा रखें, ये इसको इससे फेमिलराइज करें। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो ऑर्डर है ये 17 अक्टूबर का है, ठीक है सर, 17 अक्टूबर को आज जो है 10 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं। वो जिस पिंजरे से फेमिलराइज करना था रानो को, वो पिंजरा अभी तक रानो के इंक्लोजर में रखा नहीं गया है। और कल जो है एक प्रेस रिलीज निकाली है सिंध के वजीर ने कि रानो राइट नाउ इज बीइंग फेमिलराइज्ड विद द न्यू केज। झूठ का ये आलम देखिए, जो एक बेज़बान जानवर को रिलीफ नहीं दे सकते अदालत के अहकामात के बजाय, वो मैं और आप जो बोल के सर दर्द पैदा करते हैं रियासत के सर के दिलों में और सर के अंदर, उनको क्या रिलीफ कहीं कब मिलेगा? जो आप कह रहे हैं एक्टिविज्म मुश्किल हो गई, उस भालू ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना। मंतक क्या थी, दलाइल क्या थे सिंध हुकूमत के कोर्ट में? तो सर अगर इस भालू को ले जाएंगे तो कराची की गरीब आवाम जो जू आती तफरी के लिए, उसकी तफरी के मौके ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि जानवरों को अजियत देना हमारे लिए बेस्ट एंटरटेनमेंट रह गई है। दैट्स हाउ सैडिस्टिक वी आर एज अ सोसाइटी, कि जो जानवर स्ट्रेस में यूं यूं करता है, हम बच्चों को कहते हैं देखो नाच रहा है, वो नाच नहीं रहा, वो पागल हो रहा है, वो एजिटेटेड है, वो खौफज़दा है, वो स्ट्रेस में है, उसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। जानवर इंसानों की तरह भंगड़ा नहीं डालते कि आप उसके अंदर अपनी कोई छवि तलाश करने के देखो ये हिल रहा है तो ये डांस कर रहा होगा। वो पिंजरा आज तक नहीं रखा गया। इन्होंने आके झूठ बोला कि जी उसकी कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल टिप टॉप है, जबकि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम 3 दिन पहले कराची पहुंची। उन्होंने जब जाके मुआयना किया रानो का तो पता चला 1 नहीं 3 ज़ख्म है उसके जिस्म पे, जिसको मैकेट इन्फेस्ट हुआ हुआ है। उनसे पूछा गया इनके विजिट के बाद कि जी ये पानी पीने का क्या इंतज़ाम है, तो उन्होंने वो पूल की तरफ इशारा किया जो उसके इंक्लूजन में बना हुआ है। वो एक ही पूल है जिसमें रानो डेफिकेट भी करती है, वो नहाती भी है और पानी भी पीती है। ये उसकी सेहत का आलम है। उसके इंक्लोजर के बिल्कुल पीछे एक प्ले लैंड इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे हर वक्त जो है एक पायरेट शिप और एक रोलर कोस्टर, जिसका शोर इतना होता है कि वो रिलैक्स ही नहीं करती है एक लम्हे के लिए वो जानवर। और मैं हम सिर्फ रानो की इसलिए बात कर रहे हैं चूँकि इस पर फोकस एक कमेटी बनी, ये तमाम तर जानवर जो वहाँ पे मौजूद हैं 700 के करीब, जिनके लिए एक ही वेट है पूरे कराची जू में, और वो भी जो वेट है वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट नहीं है, वो डोमेस्टिकेटेड टेक्निकली एनिमल्स का वेट है, उसके भी उस हवाले से जो है ना क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं हैं। तो ये हालत है कि इन बेज़बानों के साथ जबर करके इसको एक फंडिंग का ज़रिया बना के कि जी कुछ फ़ंड मिलता है ज़ू की मद में, तो जो केएमसी के पास जाएगा तो कराची मेयर के हाथ में वो पैसा आएगा। तो ये माशाल्लाह से ये इन्होंने अपनी आखरत संवारनी है, ये इनके इक़दाम हैं, ये इनकी तरजीहात हैं। मुझे कहा गया कि जरान साहब ये जो कमेटी है हम इसको ये भी टास्क दे रहे हैं
हम मैंडेट बढ़ा रहे हैं अपनी पिटिशन का कि जितने जानवर हैं जू के अंदर सबकी हमें फहरिस्त जमा कराई जाए, और जो जो यहाँ का नेटिव नहीं है उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में भेजा जाए, और जो यहाँ पे किसी बुरे इंक्लोजर में उसका इंक्लोजर बेहतर हो सकता है तो ठीक है, वरना उसको भी किसी नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाए। तो हम और आपको जो है ऑब्जर्वर बना रहे हैं, 2-3 और लोगों का उसमें नाम डाला। मुझे ख़त लिखे हुए 8 से ज़्यादा दिन हो गए कि भाई कमेटी को कि हमने ये सर्वे करना है कराची ज़ू का, ये जानवरों की लिस्ट तैयार करनी है, ये हम जाके दें। उस ख़त का मुझे कोई जवाब अभी तक नहीं आया कि वो सर्वे कब होगा। तो हम 6 नवंबर को दोबारा ये केस लगाए, हम दोबारा ऐसे ही खड़े हुए होंगे जज साहब के सामने। फिर जज साहब भी क्या करेंगे, खुद जाएंगे भालू को निकाल के और डालेंगे रीछ को पिंजरे में और ख़ुद लेके जाएंगे इस्लामाबाद। ये हुकूमत क्या कर सकती है, ये किस काबिल है, ये क्या अचीव कर सकती है सिवाय झूठी प्रेस रिलीज लगाने के और लोगों को बताने के, रब करने के लिए शोल्डर्स। बाहर की एनजीओज आ जाएं, बाहर के एनिमल एक्सपर्ट्स आ जाएं, तो इनसे बड़ा कोई एनिमल लवर बन के नहीं दिखाता जी। मगर इन्होंने हालत क्या की हुई है वो ज़रा आप जाके चेक कीजिए। और ये इस्लामाबाद के अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बंद करवा दिया था मरकज़ा ज़ू, जी बिल्कुल, ठीक है, और इसको अब सेंचुरी बनाया गया है। और बिल्कुल यही अप्रोच लेके जो है वो जस्टिस इकबाल कल्होड़ो भी इस वक्त जो है सिंध हाई कोर्ट में चल रहे हैं। जैसे एक अप्रोच जस्टिस अथर मिल्ला ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे उन्होंने अपनाई थी, और उन्होंने ये बड़ा अच्छा व्यू दिया था अथर मिल्ला साहब ने कि जो एनिमल क्रूअल्टी है, दिस हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स विज़-अ-वी देयर राइट टू लाइफ एंड देयर राइट टू डिग्निटी। ये हमारी इज्तिमाई डिग्निटी की और ज़िंदगी का सवाल है। जब हम जानवरों पर जुल्म करते हैं तो हम इकोलॉजी तबाह करते हैं। बिल्कुल। और मुझे ये भी थोड़ा सा ये रानों के मामले में बहुत एक चीज़ जो फील और मैं यहाँ पे बताता फिरूँ कि इस कमेटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिविल सोसाइटी से, जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको इस वक्त सरकारी लोग ब्लॉक कर रहे हैं, वीटो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कमेटी को काम करे, कोई कमेटी की भलाई करे, मगर सरकारी अफसर तो आखिर में सरकारी अफसर ही होता है। बाबू को अपनी पड़ी हुई है। तो मुझे इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है जबरान, वो ये है कि रानो एक भालू है, एक रीछ है, या तो ये पाकिस्तान में होते ना हो। नॉर्दर्न एरिया में आपको पता है देवसाई और इधर आगे नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। शी कैन ईजीली सेटल इन हर ओन एरिया, ठीक है। या तो एक ऐसा जानवर होता है जो पाकिस्तान में पाया ना रहता, तो आप कहते हैं इसको हम कहाँ पे ले जाके छोड़ सकते हैं। हम बज़द है ना इसको सीरियन ब्राउन बेयर कहने पे, बगैर कोई डीएनए कराए हुए, बगैर कोई टेस्ट कराए हुए इस हिमालयन ब्राउन बेयर को हम बज़द हैं सीरियन ब्राउन बेयर कहने पे। हुकूमत ये मौक़िफ़ लेके बैठी है कि सीरियन ब्राउन बेयर है, या तो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं कि हिमालयन ब्राउन बेयर है, इसका नेचुरल हैबिटेट जीबी है। तो वो मतलब वो आप इससे देखिए कि इससे क्रूएल्टी का लेवल क्या है स्टेट के लेवल पर, कि आप उसको हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर को डिफीट करके आप किसी तरह से उसको वहीं पर रखें, उसी क्रूअल कंडीशन में वो उसके ज़ख्म बढ़ते रहें। और मतलब मुझे तो देख के बहुत अजीब लग रहा है कि वो पानी भी वही पीती है जिस पानी में वो सर मगर नहाती देखिए है। ना, हम जब ये क्रूल्टी की बात कर रहे हो, पूरे माशरे की आपने क्रूल्टी की बात की, तो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जो हम एक मौजूद डिस्कस कर रहे थे, हमारे अंदर भी तो एक फ़िरौन बैठा हुआ है ना। हम भी तो अपनी मर्ज़ी के तहत, अपने मूड के तहत डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान में आज कौन क्वालिफ़ाई करता है इंसान कहलाने के लिए और कौन क्वालिफ़ाई करता है इंसान ना कहलाने के लिए। ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन की डेफिनेशन में कौन आता है और कौन नहीं आता। ये जो अभी मुरीद के अंदर वाक़या हुआ, चूँकि एक ऐसी जमात के साथ हुआ जो कि शिद्दत की सियासत करती रही, जो कि रुजत पसंदी के ऊपर अमल करती रही, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि लोगों की काफ़ी ज़िंदगियाँ उजाड़ती रही, ज़िंदगियों को नुकसान ही पहुँचाती रही, ब्लासमी के इल्ज़ाम लगा के, गुस्ताखी के फतवे दे के। ठीक है, उनका ये एक अमल है, मगर अगर हमने उन्हीं के अमल पे और उन्हीं के मेयार पे उधर जाना है तो फिर तनकीद किस बात की है। अगर वो हमें इंसान नहीं समझते और कहते हैं हमारे हकूक़ नहीं हैं, इसलिए एफआईआर ज़रूरी नहीं है, थाना कचहरी ज़रूरी नहीं है, ट्रायल ज़रूरी नहीं है, हम मॉब इकट्ठा करेंगे और आपको आग लगा के मार देंगे चूँकि हमने तय कर लिया है कि आप जीने के काबिल नहीं हैं, तो अगर हमने भी उसी तरह से उनसे ट्रीट करना है और उसी तरह से उनको गोलियाँ और स्ट्रेट फायर मारने हैं, तो फिर हम भी तो उसी मेयार पे आ गए। तो फिर शिकवा और शिकायत किस बात की है। हम जब अच्छा नहीं, जी मैं बाय द वे मैं ये हाँ। नहीं कहता कि टीएलपी के लोगों को जो सीधी गोलियां मारी गई वो जस्टिफाइड है या उनके साथ कुछ और किया रहे, मैं उसको तो बिल्कुल नहीं, वायलेंस को मैंने ज़िंदगी में कभी सपोर्ट नहीं किया। मगर लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस है मुझे कि लोगों ने ये तबसरे किए और लोगों ने ये बात की, और ये मुझे कहने दीजिए ना, चूँकि ये पढ़े लिखे लोग माशरे के बात कह रहे हैं। अब मेरा काम नहीं कि मैं पकड़ पकड़ के हर एक की ट्वीट और कमेंट जो है वो पोस्ट करूं, मगर जिन लोगों से मुझे उम्मीदें हैं कि यार आप हो मसले ज़माने के लिए, वो लिखते हैं कि दे आर नॉट ह्यूमन्स, दे डोंट हैव एनी ह्यूमन राइट्स। वो लिखते हैं और मानते हैं कि दे आर नॉट सिटीजन्स, दे डोंट हैव एनी डेमोक्रेटिक राइट्स। वो ये लिखते हैं और ये मानते हैं। जिस दिन ये मुरीद का वाक़या हो रहा था उस दिन कराची में ख़बर शाया हुई, कराची ज़ू में एक चिंपैंजी बीबी 40 साल की उम्र में इंतकाल कर गई।
और कह दिया जू वालों ने कि अरे ओल्ड एज हो गई थी, जबकि जो कैप्टिविटी में अंडर केयर चिंपैंजीज रहते हैं दे ग्रो एज ओल्ड एज 75। वो इसलिए इंतकाल कर गई चूँकि तनहा थी, डिप्रेशन में थी, इसलिए 40 साल भी उसके ऊपर भारी आ गई। मैंने ये तक कमेंट्स उस दिन पढ़े कि ये जो खबर है ना चिंपैंजी के मरने की, मुझे इस पर ज़्यादा दुख है उससे जो टीएलपी के लोग मरे हैं स्ट्रेट फायर से। तो हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, आपने तो लीड बाय एग्जाम्पल करना है ना। जिन्होंने मंडेला पे जुल्म किया था, जिन्होंने स्याह फार्म पे साउथ अफ्रीका पे जुल्म किया था, अपार्थाइड कहते हैं ना हम उसे, जुल्म की बदतरीन नस्ल और किस्म हम कहते हैं उसको अपार्थाइड। उसको उन्होंने कहा यार इनको माफ़ करो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, इस मुल्क ने आगे जाना है। हम अगर गोरे के म्यार पे उतर आए तो इन सबको मारना पड़ेगा जान से, लाइन में खड़े होकर फायरिंग स्क्वाड के अंदर। हम यही बात कहते हैं, ठीक है। तो जब इनके ऊपर बात आती है तो वो हमारा आइन, वो हमारा कानून, वो हमारा रूल ऑफ लॉ, वो हमारी जुडिशल इंक्वायरी, वो हमारी ट्रांसपेरेंस, वो हमारी फेयरनेस, वो कहाँ जाती है? और अगर हमने ये सेलेक्ट करना है कि फ़लाना तबका जो है ये डिज़र्व करता है और फ़लाना तबका ये डिज़र्व नहीं करता, तो फिर हम खुद सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स में इंडल्ज कर रहे हैं। और फिर हम अनफॉर्चुनेटली, आप अपने आप को कितना भी लिबरल, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक कहते रहें, यू आर बाय योर कंडक्ट एंड योर स्पीच शोइंग कि आप, जब आपके पास इख्तियार हो, या जब पेंडुलम आपकी तरफ स्विंग करे, या जब रियासत आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे, तो आप भी उसी जबर में बिलीव करते हैं। बैनिंग वायलेंट पॉलिटिक्स, स्टॉपिंग द वे ऑफ वायलेंट पॉलिटिक्स, अनडूइंग विद द सिंबल ऑफ टीएलपी, जो क्रेन एक सिंबल बन गया है, इनको फॉर्मलाइज ना होने देना, इनको मोबिलाइज ना होने देना, इनके लिटरेचर को रोकना, इनकी मेंबर साजी को रोकना, इनकी फंडिंग को रोकना, इन तमाम तर चीज़ों के मैं हक में हूँ। इन तमाम तर चीज़ों के लीगल एवेन्यूज़ हैं। मगर जहाँ आप किसी भी शख्स के साथ, जब आप अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को अगवा करते हैं, HRCP उस वक़्त भी बोलती है, आप शायद ना पढ़ते हो, मुझे HRCP की बात अच्छी लगती है, मैं भी बोलता हूँ कि ना करें। आप मलिक साहब के ऊपर 100 से ज़्यादा मर्डर के केसेस से आपने इनकाउंटर करके बताया कि सारी अदालतें फारिग हैं, हम कर ही नहीं सकते ट्रायल, हम इतने फेल हैं, जबकि आपने पता नहीं कौन कौन सी प्रोटेक्शन और कौन कौन से प्रोसीजर दे दिए थे एंटी टेररिज्म कोर्ट को, वो आप कर नहीं सके। जब आप, और यही बात है ना, आज हम सुबह सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह भाई से बात कर रहे थे, मतीउल्लाह भाई के साथ जो इस वक्त हो रहा है जुल्म, वो किस लिए हो रहा है? इसी तरह के एक वाक़े को रिपोर्ट करने पे इस्लामाबाद में कि इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत बज़्ज़िद है आज तक ये कहने पे कि 26 नवंबर के अंदर एक भी इंसान नहीं मरा। बाकायदा अरबों रुपए का टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके टेलीविजन पे इश्तिहार चलाए गए कि हमने बगैर किसी जानी नुकसान के शरपसंदों से शहर को खाली। और जब वो दिखाने लगे कि ये डेड बॉडी पिम्स में आई है, ये डेड बॉडी फलाना अस्पताल पे आई है, तो उसकी वजह से असॉल्ट का और वो जाली असले का और वो आइस का मुकदमा, देखिए पुलिस वाले से असला लेके उस पर तानना और आइस का डाला ना आपने मतीउल्लाह जान पे। तो अब आप पीटीआई को रिप्लेस कर दीजिए और टीएलपी को ले आइए, और सेम सिनेरियो है कि हुकूमत कह रही है कि कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। और अगर कोई सहाफ़ी ये हिम्मत करे कि वो घरों पे जाए, उन लोगों के जिन घरों में जनाजे हैं, तो मतीउल्लाह का हाल देख लो। ये कहना चाह रहे हैं ना वो। बिल्कुल, दैट मेक सेंस। मैं बाय द वे आपने खुद कह दिया कि लाइक उनको लीगल तरीके से जो भी इंक्वायरी करके फिर उनको अगर आपने बैन करना है बिल्कुल करें। और ये भी मैं बात कहूँ कि देखिए, जब आपने बार बार पिछले 10 साल में टीएलपी के सामने घुटने टेके, तो टीएलपी की लेजिटिमेसी स्टेट ने बहाल की। जब आपने उनके वायलेंट प्रोटेस्ट के नतीजे में उनसे मुआहदे किए, जब आपने उनकी जेब में 2-2 हज़ार रुपये डाल के उनको टिकट का फेयर दिया, जब आपने 2021 में भी पीटीआई ने उनको बैन किया 1 महीने के लिए और बैन उठा के फिर उनसे 5 नुकाती मुआहदा किया, बार बार आम, क्या हर बंदा जो घूम रहा है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है पाकिस्तान में? आम फहम लोग हैं ना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स लेके चल रहे हैं, उनकी बचपन से एक जहन साजी हुई हुई, उनका एक अपना एक वर्ल्ड व्यू लेके चल रहे हैं। बार बार रियासत ने इनको लेजिटिमेसी दी और फिर आप लोगों को कंडेम करते हैं कि आपने टीएलपी को ज्वाइन क्यों किया और आपके इनके मुजाहरे में क्यों थे। हमारी कन्विक्शन की कमी का और लैक ऑफ कैरेक्टर का ये आलम है, और कॉन्ट्रडिक्शन का ये आलम है कि जिस वक्त पंजाब और वफाकी हुकूमत टीएलपी पे इस वक्त बैन लगा रही है, उस वक्त एक जुमले में राना सनाउल्लाह साहब जब बैन अनाउंस कर रहे हैं तो उसी जुमले में बोल रहे हैं कि टीएलपी के मजहबी नजरियात से पाकिस्तान की आवाम को कोई तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या मिक्स मैसेजिंग दे रहे हैं? आप फिर उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं कि हाँ यार इनका नजरिया तो ठीक है मगर इनका कंडक्ट ठीक नहीं हो। भाई हैव ड्रॉ लाइन। आप ही आवाम को कंफ्यूज करते हैं। अगर कोई तनकीद होनी चाहिए, और अभी भी मेरी अगर कोई तनकीद है तो वो रियासत के किरदार के ऊपर है। आप ये खुद क्रिएट करते हैं फितना फसाद, इसको लेजिटिमाइज करते हैं, बार बार अपनी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कभी पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा आपने नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया। और जब पीटीआई ने नून लीग के दौर में इन्हीं का इसी तरह प्रोटेस्ट निकला था लाहौर में और फायरिंग के वाक़यात हुए थे, तो ये अताउल्लाह तारर खड़े हुए थे ना असेंबली के अंदर और चिल्ला रहे थे कि टीएलपी पे स्टेट गोलियां चलाई हैं। याद है आपको वो तकरीर स्नैपेट? आज अताउल्लाह तारर कैसे कह रहा है कि ये बड़े मुजालिम में सही हुए और इनको मारो जाके गोलियां। वो यार खुदा के वास्ते कोई एक अपना किबला रख लो, हर नमाज में किबला चेंज करते हो। मैं इस हद तक आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि गोली तो नहीं चलनी चाहिए किसी पर। यही मेरा एक वाहिद इसमें लीगल एवेन्यू ऑब्जेक्शन है। आप लीगल तरीके से बैन करें। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट राणा सनाउल्लाह ने कहा कि उनको टीएलपी की उन बिलीव से कोई मसला नहीं है, उनको जो प्रॉब्लम है वो उनकी कंडक्ट से है, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट टीएलपी के बिलीव से भी because that conduct is fueled by that belief. That belief is fundamentally wrong and that belief has to be addressed. वो सरतन से जुदा की बातें करते हैं, वो पुलिस एहलकारों को मारते हैं, वो आम लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं। मुझे उनसे शदीद इस चीज़ के मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा सवाल ये है, इससे किसी भी इंसान को जो दीन से आशना है, जो इंसानियत से आशना है, उसको इस किस्म के व्यूज़ से इख्तलाफ होना चाहिए कि आप नहीं किसी पे बैठ के फतवे लगा सकते और आप नहीं डिटरमिन कर सकते कि क्या मज़हब की रेड लाइन है और क्या नहीं है, और आप ख़ुद खुदा ज़मीनी नहीं बन सकते। मगर इस रियासत की बुज़दिली का आलम यह है कि ये उस वायलेंट कंडक्ट के पीछे जा रहे हैं, मगर जो एक्चुअल रीज़न ऑफ मैनेस है, दैट परवर्जन ऑफ इस्लाम, जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है, जो ये आम करते हैं कि हनी हम उसको टच नहीं करेंगे। क्यों? आपने तो टीएलपी को बैन कर दिया, तो अब आपको किससे डर है? यानी कि आपको पता है कि आपकी अपनी सफ़ों में भी वो लोग हैं जो इस व्यू से एग्री करते हैं, आपके अपने वोट बैंक में भी वो लोग हैं जो इससे एग्री करते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट विलिंग टू एड्रेस दिस इशू, बिकॉज देखिए इलेक्शन के वक्त जो है ना, माइनॉरिटीज़ को गाड़ी के नीचे हर सियासी पार्टी अपने हल्के के डेमोग्राफिक्स देखते हुए देती है। ठीक है, किसी ने क्रिश्चियंस को देना होता है, किसी ने हिंदुओं को देना होता है, किसी ने एमडीज़ को देना होता है, हर कोई गाड़ी के नीचे देता है और हर कोई इसमें इंडल्ज करता है जो बिगेटरी आपकी है। तो ये इसको एड्रेस नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि नहीं, जो बिगेटरी का कार्ड है ना वो रहे जिंदा, उससे हमें एतराज़ ना करें, चूँकि कल को हमने भी इस्तेमाल करना है वक्त आने पर। हम फिलहाल टीएलपी को ये बैन कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना कि लाइक वो एक से लेकर अब वो टीएलपी की मसाजिद अब दूसरे मौलवियों को दे रहे हैं कि वो कार्ड वहाँ पे रहे। इसी तरह से एक आखिरी सवाल जी, जो सीसीडी पंजाब में कर रही है, जिसकी घंटी वक्त आने पे पीएमएलएन के गले में बांधी जाएगी। इनको लग रहा है कि इस वक्त ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा इंसाफ लेके आ रहे हैं, मगर यही सारी एक्स्ट्रा जुडिशल्स की किलिंग, ये आने वाले वक्त का कोई सुप्रीम कोर्ट या आने वाले वक्त की कोई इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स से पुलिस वालों पे जो इसमें शामिल हैं और मरीम नवाज साहिबा के, ये गली बांधी जाएगी। मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर हुंडा है, उसकी मर्जी है, वो जिसको भी जब चाहे गोली मार दे, और हम भी अगर हुंडे के साथ ऐसी ट्रीट कर रहे हैं उस वक्त जब वो हमारे ज़ेरे हिरासत है, उस वक्त जब वो निहत्ता है, इस वक्त जब उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है। अरे यूएई ने किसी को एक्स्ट्राडाइट किया, आपको पता है एक्स्ट्राडिशन कितना एक सेंसिटिव मैटर होता है। आप इस अश्योरेंस पे एक्स्ट्राडाइट करते हैं, जब एक्स्ट्राडिशन होती है इवन फ्रॉम अ कंट्री लाइक यूएई, जिसके हम समझते हैं कि जी वो तो बादशाह थे, वहाँ तो बिल्कुल ही जो बादशाह ने कह दिया वो तो होगा। मैं एक केस में इन्वॉल्व हूँ जहाँ यूएई से एक्स्ट्राडिशन एक कातिल की मतलूब है, वो आपसे बताते हैं कि हमें एफआईआर भेजो, हमें इन्वेस्टिगेशन भेजो, हमें ये कानून बताओ, हमें इस कानून के साथ ये बताओ कि इस कानून के ऊपर कोई हद है कि इतने वक्त के बाद ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमें शवाहिद भेजो, और हमें शवाहिद के साथ जो है ये अश्योरेंस भेजो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री लेटर लिखेगी कि वी रिक्वायर दिस मैन बिकॉज वी वांट टू पुट हिम बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्रायल हिम। कि तमाम एक पूरी मोटी फाइल तैयार होकर जाती है। ये जो अभी तीफी बट जिसको इन्होंने मारा है, इसकी भी फाइल गई थी, वो लैंड किया, उसके अगले दिन आपने इनकाउंटर में मार दिया, और वही धक्कियान उसी स्टोरी की जी इसके साथ ही इसको गोली मार के चले गए। यार खुदा के वास्ते, आप ये भी बताना चाह रहे हो, फिर आपको कल को कौन यूरोप से या किसी और मुल्क से कोई एक्स्ट्राडाइट करेगा? ये चीज़ तो रिकॉर्ड पे आएगी ना, जो कि आपने इंटरपोल को इस्तेमाल किया था इस एक्स्ट्राडिशन के अंदर तीफी बर्ड के बड़े मसाले में। और मैं उन लोगों से शिकवा नहीं करता कि वो लोग लाहौर के जो इसके मरने के ऊपर एक सुख चैन का सांस ले रहे थे, जिस माँ की गोद जुड़ी है वो तो अपने बेटे के कातिल के पढ़ने पे शुक्राने के नफल ही पड़ेगी ना। वो तो नहीं पूछेगी कि मेरे बेटे को कातिल के जो है वो इंसाफ के तहत मारा गया, अदालत के तहत फांसी हुई, या राह चलते सड़क के ऊपर निहत्ते इंसान पे आपने गोली चलाई। वो तो कहती है मेरे बेटे का बदला पूरा हो गया, मेरे भाई का बदला पूरा हो गया, मेरे बाप का बदला पूरा हो गया, मेरा बदला पूरा हो गया। उससे मुझे शिकवा नहीं है। ये बैरोमीटर्स, ये सारे मैकेनिज़म्स, ये सारे प्रोसीजर्स ये फाल करने रियासत ने होते हैं। तो मेरा रियासत से शिकवा है। कोई इंसान जिसकी शोहरत है या उसका अमल है कि जी वो बच्चियों को मोलेस्ट करता है या वो रेप करता है, आप जाके उसके जेनिटल्स उड़ा दें, उसका विक्टिम तो खुशी होगा कि विक्टिम को कोई क्लोजर मिला कि जी उसके साथ भी कोई बुरा हुआ जिसने मेरे साथ कोई बुरा किया था। उससे तो हमें कोई शिकायत नहीं है, वो तो रिजॉइस करेगा। विक्टिम ने कब कहा है कि आप उसका ट्रायल ना करें?
आप उसको ट्रायल करके उसको सज़ा दे दें रेप की, वो आपसे तब भी विक्टिम मुतमईन है। बट आप कह रहे हैं कि सज़ा देना मुमकिन ही इसी तरीके से है। आर इंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज़ फेल्ड। हमारे थाने इतने करप्ट हैं, हमारी आवाम इतनी करप्ट है, हमारा प्रोसिक्यूशन इतना करप्ट है, हमारे जजेस इतने कॉम्प्रोमाइज हैं कि इनका कभी भी ज़दोकोब इनको नहीं किया जा सकता, इनकी रोकथाम नहीं हो सकती। दिस इज़ द ओनली वे टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। और फिर हम इन जजेस को 30-30 लाख तनख्वाहें पर किस बात की दे रहे हैं? अगर हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम पे हमें यकीन नहीं है तो हमने क्यों रखा हुआ है? और अगर हमने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करनी है तो हम पाकिस्तान को कैसे एक महज़िब माशरा कह सकते हैं? कहाँ पे तो इंसानियत सर, अगर एक आपकी कैसे बॉडी के जमहूरियत अंदर, कहेंगे? आपकी बॉडी में गैंग्रीन हो जाए और वो फैल जाए और शदीद तकलीफ आपको दे रही हो और आपको डॉक्टर कहे कि असद साहब अब तो एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ द पेन आप कहेंगे डॉक्टर को एक हद के बाद, काट दो मेरा हाथ, काट दो मेरा पैर, मुझे रिलीफ चाहिए। तो हम इनसिक्योरिटी की और लाकानूनियत की उस नहज पे आवाम को लेके जाते हैं जहां आवाम ऐसे नीजक रिएक्शंस को गले लगाती है। मैं अगेन ये बात कहूँगा कि जिस तरह टीएलपी के ऊपर ये क्रैकडाउन हुआ ना, भरी हुई आवाम पिछले 10-15 सालों से, जब से ये टीएलपी का एक बहुत बड़ा डीमन तैयार हुआ, वो भरी हुई आवाम के यार ये लोग ऐसे ऐड करते हैं धड़ल्ले के साथ कि ये किसी को भी रौन देते हैं तो इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट सेंटिमेंट, बट रियासत का काम होता है टू राइज अबव सेंटिमेंट्स, टू इंश्योर एट एवरी पॉइंट इन टाइम दैट दे आर द गार्डियंस ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अदालतों का ये काम होता है, मुकन्नना का ये काम होता है, एग्जेक्टिव का ये काम होता है। वरना तो फिर आप अगर पॉपुलर स्ट्रेटजी लेते हुए चलेंगे तो कल को सर अगर आवाम की ओपिनियन है कि जबरान बहुत बुरा इंसान है तो मुझे भी कहीं मार दीजिएगा आप राह चलते हुए, और सारे लोग ट्वीट कीजिएगा कि वेल डन मरीम नवाज़, बहुत अच्छा किया आपने, या शहबाज शरीफ अच्छा किया, या जिसने भी, जिस हुकूमत के अंदर भी ये काम हुआ। फिर तो यही है ना, फिर तो हम सारे अपनी खैर बनाएं और हम फिर सारे पॉपुलर होने में लगे रहें कि हम आवाम भी किसी तबके को नाराज़ ना करें, वरना कल को हमारे भी जनाजे के ऊपर जश्न मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जिब्रान आपके वक्त का। और मैं जिब्रान की एक बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो सीसीडी जो मावराए अदालत इस वक्त पंजाब में कत्ल कर रही है, और ये एक दो कत्ल नहीं है, ये अब सैकड़ों कत्ल हो चुके हैं, ये घंटी कल मरीम नवाज़ साहिबा के गले में बांधी जाएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाकर उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। आज तो शायद वैसा ना हो, लेकिन शायद इनको कल जो मुश्किलात सामने हों वो इसी किस्म के मुकदमात से आएँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।